कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे टाइम्स कोचिंग सेंटर के साथ। ठीक है। तो जल्दी आइए और आकर कमेंट कीजिए, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करें कि क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में। आप बताएंगे तभी हम स्टार्ट कर पाएंगे आगे। जल्दी से आइए, लाइव आइए। जो बच्चा नहीं आया है वो जल्दी लाइव आइए अभी। जसराज जी आ चुके हैं। जसराज जी बोल रहे हैं जी। सोनू जी आ चुके हैं। हेलो मैम। दो ही लोग कैसे आए हैं? जल्दी आइए जल्दी। कमलेंदर जी कह रहे हैं राम राम मैम। राम राम कमलेंदर जी। गुड इवनिंग दीक्षा मैम। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। जल्दी आइए लाइव, जो अभी तक नहीं आए हैं जल्दी आइए, फिर क्लास स्टार्ट करें। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मैम। स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होगा। हाँ दीक्षा मैम, मुझे याद आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होगा। चलो क्लास स्टार्ट करें अब। देखो आ चुके हैं, बहुत सारे लोग आ चुके हैं यहाँ पर, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा लोग आ चुके हैं। हाँ गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ गए मैम जी? हाँ जी मैं आ गई। राज जी आप भी आ गए? चलो क्लास स्टार्ट करें। देखो लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था मैंने? तो लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था मैंने। डाइजेशन क्या होता है? धर्मपाल जी पूछ रहे हैं मैम क्या हाल है? बहुत अच्छा हाल है धर्मपाल जी। ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, थोड़ा आज गला खराब है, गला थोड़े वोकल कॉर्ड्स मेरी बैठी हुई हैं, थोड़ी आवाज़ थोड़ी अजीब सी है, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना, है ना। देखो तो लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने बताया था वो सिस्टम जो डाइजेशन करवाता है, वो तंत्र जो डाइजेशन करवाता है। और डाइजेशन किसका होता है? तो फूड का होता है। और फूड में हम मेनली कितने टाइप के पार्टिकल्स लेते हैं? तो मैम 3 टाइप के पार्टिकल्स। नंबर 1 इज कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 इज प्रोटीन्स एंड नंबर 3 इज लिपिड्स। ठीक है। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था कि डाइजेशन सबसे पहले स्टार्ट कहाँ होता है? माउथ से। और माउथ में मैंने आपको 2 ऑर्गन पढ़ाए, नंबर 1 इज टीथ, दांत, और नंबर 2 इज टंग। ठीक है। और माउथ के बाद फूड कहाँ जाता है? तो मैम आपने बताया था फूड पाइप में जाता है। फूड पाइप बोले तो ओइसोफेगस, या हिंदी में क्या हो जाएगा? आहार नलिका, आहार नलिका। देन फूड पाइप माउथ का खाना कहाँ ट्रांसफर करती है? स्टमक में। स्टमक का मतलब है अमाशय या पेट। उसके बाद स्टमक के बाद फूड कहाँ जाता है? तो मैंने लिखवाया होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको हम बोलते हैं छोटी आंत, छोटी आंत। और स्मॉल इंटेस्टाइन से 2 ऑर्गन कनेक्ट होते हैं, 2 अंग कनेक्ट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं ग्लैंड। ग्लैंड बोले तो ग्रंथि। ये मैंने बताया था। ग्रंथि क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एंजाइम या जूस बनाते हैं। कौन कौन से ऑर्गन? कौन कौन से ऑर्गन? तो देखिए पहला था लीवर और दूसरा कौन सा था? पैनक्रियास। लीवर एंड पैनक्रियास। लीवर को क्या बोलते हैं? यकृत। और पैनक्रियास को बोला जाता है हिंदी में अग्नाशय। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड कहाँ जाता है? तो फूड जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में। तो आज आपको क्या पढ़ना है? आज आपको ये दोनों चीज पढ़नी है। आज कौन सी चीज पढ़नी है? तो ये दोनों चीज पढ़नी है। इंक भरना, इंक। ठीक है। चलो अब स्टार्ट करें स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो आज आपको स्टार्ट करना है छोटी आंत से, स्मॉल इंटेस्टाइन से। छोटी आंत में कैसे फूड का डाइजेशन होता है, कैसे लीवर से क्या आता है, देन पैनक्रियाज कैसे हेल्प करती है। तो मैंने यहां पर लिखा है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, छोटी आंत। हमारे स्टमक के नीचे की साइड हमारे बॉडी में 2 आंत होती हैं, एक छोटी आंत एक बड़ी आंत। ठीक है। एक छोटी आंत एक बड़ी आंत। ठीक है। तो मैंने यहां पर लिखा है छोटी आंत। आप ध्यान से सुनना, जो छोटी आंत होती है उसकी जो लेंथ होती है वो बड़ी आंत से भी बड़ी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ लार्ज इंटेस्टाइन से भी बड़ी होती है। तो फिर हम इसको छोटी आंत क्यों बोलते हैं? जो छोटी होती है उसकी लेंथ बड़ी होती है, जो बड़ी होती है उसकी लेंथ छोटी होती है। ठीक है। अरे रुकिए, सब समझाएंगे। प्रमोद जी रुक तो जाइए यार। प्रमोद जी तुम जल्दी बहुत करते हो, आगे बहुत चलते हो तुम,
है ना। मैम टीथ में आपने पल्प, क्राउन, कैविटी नहीं बताया। अरे पल्प जो होती है वो अंडर वाली सेकेंड लेयर होती है, और उसके बाद होती है आपकी एनिमल वाली कैल्शियम कार्बोनेट, देन एनिमल वाली लेयर होती है। बताया था मैंने आपको, आप भूल गए। ठीक है मैम, मेरा कमेंट विजिबल हो रहा है? सबके कमेंट विजिबल हो रहे हैं? मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूं क्योंकि अभी पढ़ते हैं, लास्ट के 10 से 15 मिनट में मैं आपके डाउट लूंगी। ठीक है, देखो यहां पर सुनो ध्यान से। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको बोलते हैं हम छोटी आंत, ध्यान से सुनना। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो होती है 6 टू लेकर 6.25 मीटर में होती है। देखो इतनी बड़ी, 6 से लेकर 6.25 मीटर में होती है। और जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसकी लेंथ कम होती है, वो 1 से लेकर सिर्फ 1.5 मीटर की होती है। तो मैम आपने फिर इसको स्मॉल क्यों बोला और इसको लार्ज क्यों बोला? इसको छोटी आंत क्यों बोला और इसको बड़ी आंत क्यों बोला? क्यों? क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसका डायमीटर छोटा होता है, उसकी जो चौड़ाई होती है, उसकी जो वेड्थ होती है वो छोटी होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन की डायमीटर बड़ी होती है। इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल बोल दिया और लार्ज को लार्ज बोल दिया। ठीक है, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल बोल दिया और लार्ज को लार्ज बोल दिया। लेंथ ज्यादा किसकी होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन की। ठीक है, तो मैंने यहां पर लार्ज इंटेस्टाइन वाला रब कर दिया है। क्यों? क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन की मैं वहां लिखवा दूंगी। तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि स्मॉल और लार्ज में बड़ी कौन सी है, तो बड़ी कौन सी है मैम? स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब मैम इतनी लंबी होती है, तो देखो ऐसे रहती है, इसलिए आपको पता नहीं लगता। ऐसे रहती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, ऐसे आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन रहती है। ठीक है बबलू कुमार जी कह रहे हैं हम बिहार से हैं, आप बायोलॉजी की बेस्ट टीचर हैं। तो बबलू कुमार जी कोई बेस्ट टीचर नहीं है, हम बस थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप लोगों से शेयर कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसकी लेंथ इतनी होती है। नेक्स्ट आते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स के नाम बताओ। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से? ध्यान से सुनना। सबसे पहला पार्ट होता है, उसका नाम होता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम सेम नाम हिंदी में होता है, इसको बोलते हैं ड्यूडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहले नंबर पे जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं ड्यूडेनम। और नंबर 2 पे आता है जेजुनम। जेजुनम, ड्यूडेनम, जेजुनम। और 3 नंबर पे आता है इलियम। 3 नंबर पे आता है इलियम। तो यहां पर मैंने लिख दिया इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट? 3 पार्ट, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ठीक है, अब आओ यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जो यहां से लेकर, देखो ये यहां से लेकर यहां तक जब एक यू बन रहा है, यहां से लेकर यहां तक एक यू बन रहा है, इस पार्ट को नाम देते हैं हम डी वाला। और डी बोले तो कौन सा? ड्यूडेनम वाला पार्ट। ठीक है, अब यहां से लेकर यहां तक का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम जे वाला पार्ट। जे बोले तो जेजुनम। और यहां से लेकर यहां तक का जब आपकी लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट नहीं होती है तो यहां तक के पार्ट को बोलते हैं हम इलियम पार्ट। ठीक है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। प्रभात जी आपने सही आंसर दिया, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। मैम टॉपिक कहां से स्टार्ट है? तो जो परसों मैंने क्लास छोड़ी थी वहीं से आज टॉपिक स्टार्ट है। ठीक है, पीडीएफ नहीं मिल पा रही है, प्रमोद जी कह रहे हैं हमें पीडीएफ नहीं मिल पा रही है। तो पीडीएफ डाउनलोड्स के ऑप्शन में जाएंगे तो वहां पर पीडीएफ लिखी होंगी चैप्टर वाइज, वहां से आप ले सकते हैं पीडीएफ। तो ये 3 पार्ट होते हैं। अब सुनो ध्यान से, ये जो डी वाला पार्ट है, ये जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है, मैंने आपको बताया होगा साइंस में हमेशा ये वाला जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा लेफ्ट होता है, और यहां वाला कौन सा होता है? राइट वाला। तो ये जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है, इसके राइट पार्ट में यहां पर आपका एक ऑर्गन है। इस ऑर्गन को आप ग्लैंड भी बोल सकते हो। कौन सा ऑर्गन है? तो ये है लीवर। लीवर जिसको बोलते हैं यकृत। और इस लीवर के पीछे की साइड, इस लीवर के पीछे की साइड एक और ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं हम पैनक्रियास। तो देखो यहां पर आपका स्टमक था, मैंने यहां लिख दिया स्टमक। तो मैंने आपको कल परसों पढ़ाया था कि स्टमक में कैसे डाइजेशन होता है, पेट में कैसे पाचन होता है, तो आप पढ़ चुके थे। इस स्टमक से खाना कहां आया? ड्यूडेनम वाले पार्ट में आया। स्टमक से खाना कहां आया? तो ड्यूडेनम वाले पार्ट में आया। इस ड्यूडेनम में जैसे ही खाना आता है, यहां पर आपका फूड पड़ा है, मैंने लिख दिया यहां पर फूड है आपका, यहां पर खाना है। तो जब ये खाना आ गया ड्यूडेनम वाले पार्ट में, तो इस ड्यूडेनम वाले पार्ट में
आपके दो ऑर्गन कनेक्ट होते हैं इस पार्ट से, एक लीवर और इसके पीछे की साइड पैनक्रियास। तो आपको इस ड्यूडेनम वाले पार्ट में दो ऑर्गन जो एज ए ग्लैंड, जो एज ए ग्रंथि काम करते हैं, दोनों पढ़ने होते हैं। ठीक है, एक बात याद रखना, लीवर और पैनक्रियाज में खाना नहीं जाता है, लीवर में खाना नहीं जाता है, पैनक्रियाज में खाना नहीं जाता है, बट लीवर और पैनक्रियाज जो अपना जूस बनाते हैं और उस जूस के अंदर जो एंजाइम होते हैं वो आकर कहां पर गिरता है, तो ड्यूडेनम वाले पार्ट में। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि लीवर और पैनक्रियाज यकृत और अग्नाशय अपना जूस या अपना रस या अपना एंजाइम किस ऑर्गन में डालते हैं? कौन सा ऑर्गन? स्मॉल इंटेस्टाइन। आप पूछे स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में डालते हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है? ड्यूडेनम वाला, डी वाला। तो यहां पर, तो इस ड्यूडेनम वाले पार्ट में पहले लीवर पढ़ना है, देन आपको पैनक्रियाज पढ़ना है। पहले लीवर, देन आपको पैनक्रियाज पढ़ना है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर रिपीट करूं, लीवर एंड पैनक्रियाज गिव्स देयर जूसेस to the small intestine. Liver and pancreas give their juices to the small intestine. और small intestine के किस पार्ट में? तो ड्यूडेनम वाले भाग में। यकृत और अग्नाशय, यकृत और अग्नाशय अपने जूस छोटी आंत के ड्यूडेनम भाग में भेज देते हैं। ड्यूडेनम, तो मैंने यहां पर लिख दिया सबसे पहला कौन सा? ड्यूडेनम वाला पार्ट। अब इस ड्यूडेनम में आपको ए नंबर डाल के पढ़ना है लीवर। लीवर जिसको कहा जाता है यकृत। क्यों पढ़ रहे हैं हम यहां पर लीवर? क्योंकि मैम लीवर इस ड्यूडेनम से अटैच्ड होता है। देखो ऐसे डक्ट होती हैं, कुछ नली होती हैं, ऐसे इस नली के थ्रू यहां पर ऐसे जुड़ा हुआ होता है ड्यूडेनम वाले पार्ट से। ठीक है देखो, तो यहां पर मैंने लीवर लिखा। अब देखो, लीवर से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं हर एग्जाम में, चाहे वो आरआरबी का एग्जाम ले लो, चाहे वो सीजीएल का एग्जाम ले लो, चाहे वो सीपीओ का एग्जाम ले लो, लीवर से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है? सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि स्टडी ऑफ लीवर इज नोन एज, यकृत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? लीवर की स्टडी को क्या कहा जाता है? तो लीवर की स्टडी का नाम होता है हेपाटोलॉजी। स्टडी ऑफ लीवर इज नोन एज हेपाटोलॉजी। यकृत के अध्ययन को हेपाटोलॉजी कहा जाता है। अब लीवर एक ऑर्गन है और ऑर्गन की बेसिक यूनिट में पढ़ा चुकी हूं, किसको कहा जाता है? सेल को। तो क्वेश्चन आता है लीवर में जो सेल्स होती हैं उनका नाम क्या होता है? लीवर में जो कोशिकाएं होती हैं, यकृत में जो सेल्स होती हैं उनका नाम क्या होता है? देखो हिपाटो, जब भी आप हिपाटो हिपैटिक वर्ड देखें उसका मतलब होता है लीवर, उसका मतलब होता है लीवर। ठीक है, देखो तो सेल्स, जो लीवर में सेल्स होती हैं उनका नाम होता है हिपैटिक सेल्स। हिपैटिक सेल्स हिंदी में सेम नाम होगा, बस हिपैटिक लिख देंगे हिंदी में। तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि लीवर की कोशिकाओं का नाम बताओ, तो आपको क्या बोलना है? हिपैटिक सेल्स। अब देखो, मैं एक बहुत अच्छी बात बताने वाली हूं आपको, एक नॉलेज वाली, ज्ञान की बात बताने वाली हूं मैं आपको। ये जो हिपैटिक सेल्स होती हैं इनमें हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। हिपैटिक कोशिकाओं में सबसे ज्यादा पुनः निर्माण की क्षमता पाई जाती है। हेपेटिक सेल्स आर हैविंग हाईएस्ट रीजनरेशन पावर इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, हाईएस्ट रीजनरेशन पावर का मतलब क्या है? देखो कैसे कैसे लीवर जो होता है उसको बनने में टोटल 21 दिन लगते हैं। लीवर को बनने में टोटल 21 दिन लगते हैं। आपने कभी सुना होगा कि आप अपना 20%, 30%, 60%, 80%, 90% तक आप लीवर किसी को डोनेट कर सकते हैं। मान लो आपके फ्रेंड है, आपके फ्रेंड बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजप्शन करते हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, उनका लीवर खराब हो गया। अब उनका लीवर खराब हो चुका है और आप नहीं लेते हैं अल्कोहल, आपका लीवर बहुत अच्छा है, इसका मतलब आपकी हेपेटिक सेल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो आप अपने दोस्त की हेल्प कर सकते हैं। कैसे? तो आप अपना 50, 60, 70, 80% तक लीवर आप अपने दोस्त को डोनेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो देखो, क्योंकि जो लीवर की जो सेल्स होती हैं हेपेटिक सेल्स, उनमें सबसे ज्यादा रीजनरेट होने की कैपेसिटी होती है। 21 दिन में लीवर बन जाता है। मान लो आपने अपना 80% लीवर अपने दोस्त को दे दिया, आप में कितना बचा?
20%। जो 20% में जो आपकी हेपेटिक सेल्स हैं वो इतना जल्दी रीजनरेट हो जाएंगी, इतना जल्दी अपने आप में सेल डिवीजन का प्रोसेस करेंगी कि 8 से 10 दिन में वापस आपका लीवर बन जाएगा। और आपके फ्रेंड को आपने कितनी दी? 80%। उसमें कितने परसेंट की कमी है? 20% में। तो उसकी तो 3-4 दिन में वापस बन जाएंगे। आपका भी लीवर बन गया, उसका भी बन गया लीवर। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा एक ऑर्गन है जिसमें, कौन सा एक अंग है जिसमें सबसे ज्यादा रीजनरेट होने की कैपेसिटी होती है या पावर होती है। आप क्या बोलोगे वहां पर? लीवर। या पूछे कौन सी सेल्स में सबसे ज्यादा रीजनरेट होने की कैपेसिटी होती है, आप क्या बोलोगे? हेपेटिक सेल्स। ठीक है, हाँ, ब्लड ग्रुप तो मैच करेंगे दीक्षा मैम, बिल्कुल करेंगे। देखेंगे कि लीवर के अंदर ब्लड है, सामने वाले का ब्लड है, ऐसा ना हो ब्लड की क्लोटिंग हो जाए। ब्लड ग्रुप बिल्कुल चेक करेंगे पहले। ठीक है, हाँ। शराब पीने से लीवर खराब होता है क्या? हाँ जी, बिल्कुल होता है। किडनी नहीं होती है, लीवर खराब होता है, क्योंकि लीवर का काम होता है जितने भी टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं उनको अपने पास स्टोर करना। तो अल्कोहल में टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं, वो सारे आके जम जाते हैं लीवर के अंदर, तो लीवर की हेपेटिक सेल्स खराब हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। हाँ, तो ये क्लियर हो गया, एक लीवर को बनने में 21 दिन लगते हैं। नेक्स्ट देखो, आपसे पूछे लीवर का वेट कितना होता है, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो लीवर होता है 1.5 से लेकर 1.7 किलोग्राम का, 1.5 से लेकर 1.7 किलोग्राम का होता है। किलोग्राम में होता है, बच्चे बोलते हैं 200-300 ग्राम। 200-300 ग्राम से क्या होगा? बहुत ज्यादा वजन होता है इसका, 150 से 1700 ग्राम के अप्रोक्स। ठीक है, लीवर जो होता है वो हमारा हैवीएस्ट ऑर्गन है। लीवर इज द हैवीएस्ट ऑर्गन। यकृत जो होता है वो हमारे शरीर का सबसे भारी अंग है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि ह्यूमन बॉडी के सबसे हैवीएस्ट ऑर्गन का नाम बताओ, तो आप क्या करोगे? लीवर करोगे। ठीक है, लीवर की सेल्स के बारे में पूछे, हेपेटिक सेल्स। लीवर का वेट पूछे, इतना। कितने दिन लगते हैं लीवर को बनने में? 21 दिन लगते हैं। ठीक है, अब हमने लीवर को, एक पॉइंट और याद रखना है, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब मैं आपको बता चुकी हूं ग्लैंड का मतलब क्या होता है। तो मैम, ग्लैंड का मतलब होता है ग्रंथि। तो मैंने यहां पर लिखा है यकृत मानव के शरीर की, यकृत मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखो, लार्जेस्ट ऑर्गन पूछे, लार्जेस्ट ऑर्गन पूछे तो ऑर्गन सबसे बड़ा कौन सा होता है? स्किन। स्किन से बड़ा तो कोई ऑर्गन हो ही नहीं सकता। बट लार्जेस्ट ग्लैंड पूछे, सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे, तो ग्रंथि नहीं। देखो, एक बच्चे ने गलत आंसर दिया, प्रमोद जी, स्किन इज ऑल्सो लार्जेस्ट ग्लैंड। नहीं, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। बट लार्जेस्ट ग्लैंड पूछे तो क्या बताना है आपको? लीवर। अब लीवर को हमने ग्लैंड क्यों बोला, तो उसका आंसर अगली लाइन में मेरा। ग्लैंड का मतलब क्या होता है? ग्रंथि। ग्रंथि किसको बोलते हैं? ऐसा कोई ऑर्गन जो या तो जूस बनाए या हार्मोन बनाए या क्या बनाए? एंजाइम बनाए। ठीक है, बोर्ड से उतारने का मौका दीजिए मैडम जी। तो राज आर्यन जी, बोर्ड से उतारने की जरूरत नहीं, मैं आपको पीडीएफ दे तो रही हूं, पीडीएफ दे तो रही हूं, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, हाँ, लीवर विटामिन ए को स्टोर करता है। कोई बच्चा मुझसे पूछ रहा है विटामिन, कौन से विटामिन को लीवर स्टोर करता है? विटामिन ए कैरोटीन को स्टोर करता है। क्या बताए? अमिताभ बच्चन का लीवर 70% खराब है, बट लीवर रीजनरेट होता है। करेक्ट, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट कि लीवर को हमने ग्लैंड क्यों बोला। देखो, एग्जाम में कभी पूछे सबसे हैवी ऑर्गन तो भी लीवर, सबसे बड़ी ग्लैंड तो भी लीवर। लीवर की स्टडी हेपाटोलॉजी। अब मैंने लीवर को ग्लैंड क्यों बोला है? क्योंकि लीवर बनाता है एक जूस। लीवर कौन सा जूस बनाता है? तो लीवर बनाता है बाइल जूस। ध्यान से सुनना, अभी कमेंट में बिल्कुल ध्यान मत दो, बाद में कमेंट करना, पहले सुनो ध्यान से। लीवर कौन सा जूस बनाता है? तो लीवर बनाता है बाइल जूस। बाइल जूस को हिंदी में कहा जाता है पित्तरस। पित्तरस, पित्तरस। देखो कैसे बनता है बाइल जूस, कैसे? देखो, 2-3 क्वेश्चन क्लियर होंगे आपके यहां से। यह आपका लीवर, ऐसे आपका लीवर रहता है। कभी भी आप एग्जाम में या फिर कभी भी मतलब पेपर में या कभी भी डायग्राम देखेंगे तो लीवर का ऐसा डायग्राम बना होता है। ये आपका लीवर,
लीवर के ये वाला डायरेक्शन मैंने कौन सा बताया था अभी मैम? आपने अभी लेफ्ट बताया था या आपने अभी राइट बताया था? जब भी साइंस में इधर की साइड डायग्राम बनाऊंगी तो हमेशा लेफ्ट वाला, इधर की साइड तो हमारा सा राइट वाला, ठीक है। देखो ये जो लीवर है इसके राइट वाले साइड में एक थैली जैसा ऑर्गन होता है, ऐसे एक थैली जैसा बना हुआ, और इसका नाम होता है गोल ब्लैडर। सुना होगा ना, गोल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है, पथरी हो जाती है, और हिंदी में इसको बोलते हैं पित्ताशय, पित्ताशय, गोल ब्लैडर। और लीवर के इधर की साइड लेफ्ट साइड में ऐसा एक लीफ लाइक ऑर्गन होता है, लीफ के जैसा, इसका नाम होता है पैनक्रियास। पैनक्रियास, पैनक्रियास जिसको हिंदी में कहा जाता है अग्नाशय। हिंदी मीडियम वाले कभी कंफ्यूज मत होना, स्टमक को हिंदी में बोलते हैं अमाशय, हिमाशय, और जो पैनक्रियास होता है उसको बोलते हैं अग्नाशय। तो लीवर क्या बनाता है? लीवर ने बनाया एक जूस, क्या बोलते हैं उसको? बाइल जूस। 24 आवर्स आपके बॉडी में बाइल जूस बन रहा होता है, चाहे आप सो रहे हो, चाहे आप खा रहे हो, चाहे आप नहा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपके बॉडी में बाइल जूस बन रहा होता है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा एक जूस है जो हमारे बॉडी में 24 आवर्स बनता रहता है? कौन सा जूस? बाइल जूस। तो लीवर ने बाइल जूस बनाया। जो एक्सेस बाइल जूस होता है वो ऐसे बनकर स्टोर कहाँ हो जाता है? पित्त की थैली में, इसीलिए इसका नाम देखो पित्ताशय, और लीवर को क्या बोलते हैं? पित्तरस। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऑर्गन बाइल जूस बनाता है? कौन सा ऑर्गन? लीवर। और बाइल जूस स्टोर कहां होता है? तो बाइल जूस स्टोर कहां होता है? गोल ब्लैडर में। और बाकी का जो बाइल जूस है, जैसे खाना आया, खाना कहां पे है मैम? यहां पे। ये कौन सा पार्ट है? ड्यूडेनम वाला पार्ट। तो इसी ऑर्गन से ऐसे यहां पर आपका ड्यूडेनम वाला पार्ट जुड़ा हुआ होता है, मैंने यहां पर डी लिख दिया। तो बाइल जूस किसने बनाया? लीवर ने। स्टोर कहां हुआ एक्सेस बाइल जूस? गॉल ब्लैडर में। बाकी का बाइल जूस कहां आ गया? तो ड्यूडेनम वाले पार्ट में। ड्यूडेनम किसका पार्ट है? तो ड्यूडेनम किसका पार्ट है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो ये आपको ये वाला डायग्राम क्लियर हो गया होगा। कभी भी पूछे आपसे कि लीवर के पीछे की साइड राइट वाले डायरेक्शन में कौन सा ऑर्गन है? गोल ब्लैडर, ठीक है। और लीवर के लेफ्ट वाले डायरेक्शन में कौन सा ऑर्गन है? पैनक्रियास। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बाइल जूस का कलर कैसा होता है? इस बाइल जूस का रंग कैसा होता है? तो बाइल जूस होता है ग्रीन कलर का, हरे रंग का, ग्रीन कलर का। अब मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि जब भी आप साइंस में कोई कलर पढ़ोगे उसके पीछे कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? तो कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? एक कलरिंग पिगमेंट होता है, कलरिंग पिगमेंट। आपसे पूछेगा कि जो बाइल जूस का ग्रीन कलर है वो किस पिगमेंट की वजह से है? तो बाइल जूस का जो ग्रीन कलर है उसके पीछे एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है बिलीवर्डिन पिगमेंट। बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन। ये बिलीवर्डिन किस कलर का है? ग्रीन कलर का। किसको देगा ग्रीन कलर? बाइल जूस को। तो ये भी क्वेश्चन हो गया कि बाइल जूस का कलर कैसा? हरा रंग। किस पिगमेंट की वजह से? बिलीवर्डिन। ये बिलीवर्डिन भी कौन बनाता है? तो ये भी लीवर बनाता है, ये भी लीवर बनाता है। तो लीवर ने मैम बाइल जूस बनाया। बाइल जूस स्टोर कहां हो गया? तो बाइल जूस गोल ब्लैडर में स्टोर हो गया। थोड़ा बहुत बाइल जूस कहां आ गया? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में आया बाइल जूस? तो ड्यूडेनम वाले पार्ट में। अब ड्यूडेनम में क्या होता है? तो ड्यूडेनम में खाना होता है। और खाने में कितने पार्टिकल्स बताए मैंने अभी तक? 3 टाइप के, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहां हुआ था? माउथ में, पढ़ा चुकी हूं मैं। प्रोटीन का डाइजेशन कहां हुआ था? स्टमक में, ये भी पढ़ा चुकी हूं। सिर्फ किसका डाइजेशन बचा है अभी? थोड़ा बहुत, मतलब बिल्कुल भी नहीं हुआ वो, किसका? लिपिड्स का। तो यहां पर आपका खाना है, यहां लीवर से बाइल जूस आएगा। इस खाने में जो आपने फैट खाई है, फैट जिसको आप लिपिड्स बोल सकते हैं, हिंदी में बोलेंगे इसको वसा। फैट का मतलब क्या होता है? जो आपने तेल, जो आपने घी, जो आपने मक्खन खाया है, वो सब जो आपने ड्रॉप की फॉर्म में खाया है, ऐसे बड़ी बड़ी ड्रॉप खाई है आपने। तो बाइल जूस क्या करेगा? जैसे ड्यूडेनम वाले पार्ट में आएगा तो ये जो लार्ज ड्रॉप्स खाई थी आपने फैट या लिपिड्स की, उन बड़ी बड़ी ड्रॉप्स को छोटी 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 ड्रॉप में कन्वर्ट कर देता है, ऐसे ऐसे। ये बड़ी ड्रॉप थी, ये छोटी ड्रॉप है। इन छोटी ड्रॉप का नाम होता है फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स। और हिंदी में इसका नाम होता है वसीय अम्ल, वसीय अम्ल। तो बाइल जूस का काम क्या हो गया मैम? ऑलमोस्ट 95% फैट या लिपिड्स को
किस में कन्वर्ट करना, फैटी एसिड्स में। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जिस प्रोसेस में बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट किया जाता है। क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है कि लीवर किस प्रोसेस पे काम करता है, तो इस प्रोसेस का नाम होता है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन, और हिंदी में इसको बोलते हैं पायसीकरण विधि। पायसीकरण। ठीक है, अब देखो कैसे कैसे, एक बार फिर रिपीट करूं मैं क्या क्या क्वेश्चन सामने पड़े यहां से। सबसे पहला कि लीवर की स्टडी को क्या बोलेंगे, हेपाटोलॉजी। लीवर की सेल्स को क्या बोलेंगे, हेपेटिक सेल्स। लीवर हैवीएस्ट ऑर्गन है और लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है। लीवर क्या बनाता है, बाइल जूस। बाइल जूस स्टोर कहां होता है, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर का एक ही काम होता है, सिर्फ बाइल जूस को स्टोर करना। बाकी का बाइल जूस कहां आता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में। ड्यूडेनम में क्या होता है, खाना होता है। ठीक है, खाने में सिर्फ कौन से पार्टिकल का डाइजेशन करता है, तो किस पार्टिकल का, फैट या लिपिड्स का। किस में, फैटी एसिड में। किस प्रोसेस से, इमल्सिफिकेशन से। ठीक है, तो फैट और लिपिड्स को किस में कन्वर्ट करना, फैटी एसिड्स में। आप देखो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि लीवर ने किस खाने का डाइजेशन किया है, तो किसका किया है, फैट का। किस में किया है, फैटी एसिड्स में। अब मैं आपसे घुमाकर पूछ लूं कि लीवर से बनने वाले बाइल जूस ने किन किन पार्टिकल्स का डाइजेशन नहीं किया, तो कौन कौन सा बचा, नंबर 1 इज कार्बोहाइड्रेट एंड नंबर 2 इज प्रोटीन्स। ठीक है, तो इन दो का नहीं हुआ, सिर्फ लीवर ने किसका किया, तो फैट या लिपिड्स का कितना परसेंट, फैटी एसिड्स में। अभी तो देखो आपके माइंड में एक थॉट आ रहा होगा कि मैम ये 5% फैटी एसिड्स कहां जाएंगी, तो ये आगे होंगी। अभी तो सिर्फ फैट लिपिड्स है, वो किसमें कन्वर्ट हुई हैं, फैटी एसिड्स में। तो याद करो मेरी लास्ट क्लास मैंने बताया था, जो फैटी एसिड्स हैं जब वो 100% इंक भरना सर, जो 100% ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएंगी तब जाकर डाइजेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो मैम अभी तो पार्शियल डाइजेशन हुआ है। हाँ सही बताया प्रमोद जी आपने, फैट इंटू फैटी एसिड्स कितना परसेंट, 95%। तो अभी तो 5% जो लिपिड्स है वो किस में जाएंगी, फैटी एसिड्स में। देन 100% फैटी एसिड्स किस में जाएगा, ग्लिसरॉल में। तब जाकर डाइजेशन क्या होगा, कंप्लीट। तो दो ही टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला कि बाइल जूस ने किस फूड पार्टिकल का डाइजेशन किया है, तो किसका किया है, लिपिड्स का। किस में, फैटी एसिड्स में। अच्छा मैं आपसे घुमाकर पूछ लूं कि किसका नहीं किया, तो क्या क्या बचा, एक कार्बोहाइड्रेट और एक क्या बचा, प्रोटीन। ठीक है, तो अब मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट करवाती हूं आपको कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। सबसे पहले माउथ में किसका डाइजेशन हुआ था, कार्बोहाइड्रेट का। किस में, ग्लूकोज में। कितना परसेंट, 70%। देन स्टमक में किसका हुआ था, एक तो मैम दूध का और एक किसका, प्रोटीन का। प्रोटीन किस में गए थे, तो प्रोटीन गए थे पेप्टोन की फॉर्म में। कितना परसेंट, तो ऑलमोस्ट 90%। अच्छा ये सारा खेल कहां चल रहा है, मैं फिर रिपीट कर रही हूं, लीवर में खाना नहीं जाता है। लीवर से जो जूस बनता है वो कहां आता है, ड्यूडेनम वाले पार्ट में आता है। ठीक है, तो ए नंबर लगाया था मैंने ड्यूडेनम में। लीवर कंप्लीट हो चुका है। अच्छा वैसे लीवर यहां पर मैंने जो पढ़ाया है वो सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पढ़ाया है। अभी तो मैं लीवर आपको बाद में अलग से बहुत ज्यादा पढ़ाने वाली हूं। आगे इसके 4-5 काम विटामिन वाले चैप्टर में करवाऊंगी, क्योंकि लीवर जो है विटामिन ए को स्टोर करता है, थ्रोम्बिन प्रोटीन बनाता है, ये सब पढ़ाऊंगी आगे। ठीक है, हाँ अब दूसरा ऑर्गन क्या लिखूं मैं यहां पर, तो दूसरा लिखूं मैं पैनक्रियास। लीवर और पैनक्रियास दोनों किससे अटैच्ड है, तो ड्यूडेनम से अटैच्ड है। तो दूसरा मैं लिख रही हूं यहां पर पैनक्रियास। लीवर ने अपना जूस बनाकर डाल दिया, पैनक्रियास अग्नाशय, बी नंबर पॉइंट पे। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन तो पैनक्रियास होता कहां है, तो मैंने अभी बताया लीवर के जस्ट पीछे की साइड। लीवर के पीछे की साइड कहां पर, राइट वाले पार्ट में। लीवर के पीछे की साइड लीफ लाइक स्ट्रक्चर का एक ऑर्गन होता है जो राइट पार्ट में होता है। अब क्वेश्चन आता है कि पैनक्रियास की खोज किसने की, हाँ ये ऑर्गन है, इसकी खोज हुई है पर्टिकुलर। पैनक्रियास की खोज की थी लैंगरहैंस नाम के साइंटिस्ट ने। तो लिखना है पैनक्रियास वाज डिस्कवर्ड बाय लैंगरहैंस। पैनक्रियास वाज डिस्कवर्ड बाय लैंगरहैंस। ठीक है,
प्रमोद जी मैंने आपका पढ़ लिया, एक वाल्व होता है, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में जो एक वाल्व बना हुआ होता है, एक मतलब एक दरवाजा सा, छोटा सा दरवाजा बना होता है, कपाट, उसको बोलते हैं पायरोलिसिस वाल्व। ठीक है, ठीक है। तो पैनक्रियाज की खोज किसने की? लैंगरहैंस ने की, लैंगरहैंस ने की। अब देखो बड़ा ही ध्यान से सुनना है, इस पैनक्रियाज से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया होगा कि ग्लैंड्स किसको बोलते हैं हम। ग्लैंड्स बोले तो ग्रंथि किसको बोलते हैं? ग्लैंड्स किसको बोलते हैं? तो मैम आपने बताया था कोई भी एक ऐसा ऑर्गन जो या तो जूस बनाए, चलो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, या तो जूस बनाए या क्या बनाए, एंजाइम बनाए, या क्या बनाए, हार्मोन बनाए। इन तीनों में से बनाने वाले हम ऑर्गन को ऑर्गन नहीं, उसको हम किसका नाम देते हैं? ग्लैंड्स का। तो जूस में एंजाइम भी होते हैं या जूस एंजाइम की तरह काम करता है? ऐसी ग्लैंड जो जूस और एंजाइम बनाती हैं उनको क्या बोलते हैं हम? एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन बोले तो बहिश्रावी ग्रंथि, बहिश्रावी ग्रंथि। और ऐसा ग्लैंड जो हार्मोन बनाए उसको बोलते हैं हम एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन बोले तो अंतःस्रावी ग्रंथि। मैंने बताया था ह्यूमन बॉडी में टोटल कितना एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है? 7। टोटल कितनी है एंडोक्राइन? 9। बट ऐसा ऑर्गन या ऐसी ग्लैंड जो ये तीनों ही चीज बना दे, दैट इज नोन एज मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड बोले तो मिश्रित ग्रंथि। मिक्स्ड का मतलब क्या हो गया? जो एज ए एक्सो, जो एज ए एंडो, दोनों की तरह काम करे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आता है? अब क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन बॉडी में टोटल कितनी मिक्स्ड ग्लैंड होती हैं? तो ह्यूमन बॉडी में सिर्फ एक ही मिक्स्ड ग्लैंड है, और कौन सी? दैट इज पैनक्रियाज। फिर रिपीट करूं मैं, तो इसका मतलब मैम पैनक्रियाज से जूस भी बनता होगा, एंजाइम भी बनता होगा और हार्मोन भी बनता होगा। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कोई भी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लेना, क्वेश्चन आता है ह्यूमन बॉडी में मिक्स्ड ग्लैंड का नाम बताओ। कौन सा बताओगे आप? पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज ये तीनों चीज बनाती है, जूस भी, एंजाइम भी और हार्मोन भी। कैसे बनाती है? तो यहां पे सुनो। तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा पैनक्रियाज में? पहला क्या था कि पैनक्रियाज की खोज किसने की? तो लैंगरहैंस ने की। दूसरा क्या हो जाएगा? पैनक्रियाज प्रोड्यूस्ड जूस, एंजाइम, हार्मोन, हैंस दिस इज नोन एज मिक्स्ड ग्लैंड। अग्नाशय द्वारा जूस, हार्मोन, एंजाइम तीनों बनाया जाता है, इसलिए अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, देखो अब देखो पैनक्रियाज एक ऑर्गन है, और ऑर्गन की बेसिक यूनिट क्या होती है? सेल। तो अग्नाशय में टोटल 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन द पैनक्रियाज 4 टाइप्स ऑफ सेल्स आर फाउंड। इन द पैनक्रियाज 4 टाइप्स ऑफ सेल्स आर फाउंड। अग्नाशय में 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, और ये जो सेल्स होती हैं इनका नाम होता है, इसको कहा जाता है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसको कहा जाता है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने, आइसलेट क्या होता है? हैं? नहीं पढ़ा तो अमन सर से पढ़ लेना। इसको बोला जाता है द्वीपिका। आइसलेट का मतलब होता है द्वीपिका। तो यहां पर द्वीपिका का मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं है यहां पर। ये जो लैंगरहैंस साइंटिस्ट हैं, इन्होंने पैनक्रियाज की खोज की और अपने नाम पर ही रख दिया, इन्होंने इन सेल्स का नाम रख दिया आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस किस ऑर्गन से रिलेट करता है? कौन से ऑर्गन में आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस होती है? आपको आंसर क्या देना है? पैनक्रियाज में होती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। बस इसका नाम याद रहे साइंटिस्ट का, तो अपने नाम पर रख दिया कि भाई इन सेल्स को तो बोलेंगे हम आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब ये कौन कौन सी सेल्स होती हैं, क्या काम करती हैं, वो पढ़ना है आपको। ठीक है, तो पैनक्रियाज की खोज किसने की? लैंगरहैंस ने। कैसा ऑर्गन है? तो मैम एक ग्लैंड की तरह काम करने वाला है। कैसी ग्लैंड? मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड क्यों बोला? क्योंकि मैम जूस, एंजाइम, हार्मोन सब बनाती है। राकेश जी कह रहे हैं सॉरी मैम मैं लेट हो गया। राकेश जी कोई बात नहीं, अगर आप लेट हो गए तो वापिस रिवाइज कर लेना क्लास खत्म होने के बाद। ठीक है, देखो अब कौन कौन सी सेल्स होती हैं। 4 टाइप की होती हैं। सबसे पहली होती है, उनका नाम होता है अल्फा सेल, अल्फा कोशिका। पैनक्रियाज की सबसे पहले वाली सेल को बोलते हैं अल्फा सेल, दूसरी को बोलते हैं हम बीटा सेल, बीटा कोशिका। जो 3 नंबर पे होती है उनको बोलते हैं हम डेल्टा सेल। डेल्टा का सिंबल बनाया, मैंने सिंबल बनाया, आप नाम लिख सकते हैं। ठीक है, 4 नंबर पे क्या होती है? तो 4 नंबर वाली को बोलते हैं एफ सेल।
ये पैनक्रियाज में 4 टाइप की सेल्स होती हैं और इन्हीं सेल्स को नाम देते हैं हम आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, आइसलेट्स का मतलब क्या होते हैं? द्वीपिकाएं। और किसकी द्वीपिकाएं? लैंगरहैंस की। क्यों? क्योंकि लैंगरहैंस की मैम आरएनए की खोज किसने की? तो बताया था मैंने, जाकिशोर जी, फ्रेडरिक मिशर ने की थी। उन्होंने दोनों न्यूक्लिक एसिड की खोज की थी और जो आपका फ्रेडरिक मिशर है उन्होंने आरएनए का मॉडल भी दिया था। मैम मेरा नाम आ रहा है वीरेंद्र जी, बिल्कुल आपका नाम आ रहा है। ठीक है, तो पैनक्रियाज में कितने टाइप की सेल्स? 4 टाइप की सेल्स। आप देखो यहां से क्वेश्चन क्या आते हैं। यहां से क्वेश्चन आता है कि पैनक्रियाज में किस टाइप की सेल सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो जहां आपने बीटा लिखा है, बीटा के आगे आपको लिखना है 90%। सबसे ज्यादा कौन सी सेल्स होती हैं? बीटा। उसके बाद अल्फा होती है 10% में। हाँ, डीएनए का मॉडल वॉटसन एंड क्रिक ने दिया है, बता चुकी हूं मैं, रिपीट क्यों कर रहे हो आप? कुणाल जी गुस्सा हो गए। कुणाल जी कह रहे हैं मेरा कमेंट मत लो आप मैम, मैं जा रहा हूं। हैं, कहां जा रहे हो कुणाल जी? कुणाल जी आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मैं देख रही हूं आपको। आप वही हैं क्या? कुणाल रावत ही हैं क्या आप? क्या है फालतू? कुणाल जी बोलिएगा जरा, जरा बोलिएगा वापस बोलिएगा, क्या बोला है आपने? नहीं पढ़ेंगे बाद में, पहले आपका कमेंट लेते हैं। आज आपको 2-3 दिन से बहुत प्रॉब्लम हो रही है कुणाल जी। आप वही हैं क्या जिनका कुणाल रावत पूरा नाम है? मेरा कमेंट मत लो। हैं, जल्दी बोलो क्या कमेंट किया था आपने? पहले आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगी फिर मैं क्लास पढ़ाऊंगी आगे। इनका कमेंट मत लो ये बोल रहा हूं। अच्छा ये बोल रहे हो आप, तो सही से लिखो ना, फालतू हैं ये। अच्छा इनको बोल रहे हो फालतू? नहीं फालतू नहीं है, जेन्युइन क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मैं उनका रिप्लाई करना मुझे जरूरी है। वरना आप में से 5-4 बच्चे क्या बोलेंगे, तो रिकॉर्डेड वीडियो चला दी है मैम ने, कोई लाइव क्लास नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर जेन्युइन क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पैनक्रियाज में कितने टाइप की सेल्स? 4 टाइप की सेल्स। सबसे ज्यादा पूछे बीटा सेल्स, उसके बाद अल्फा 10% में होती है और बाकी दोनों 5% में होती है। ओ सॉरी, बाकी दोनों क्या लिख दिया मैंने? नहीं, अल्फा सेल 5% में होंगी और ये दोनों कितनी होती हैं? 2.5%। बस आपको परसेंट ना याद करो तो भी चल जाएगा, ये माइंड में सेट रखना कि बीटा सेल सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, यहां पर बीटा सेल सबसे ज्यादा होती हैं। चलो नेक्स्ट देखो, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? मैंने भैया पैनक्रियाज को कैसी ग्लैंड बोली है? मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स का मतलब क्या होगा मैम? जो एज ए एक्सो और जो एज ए एंडो दोनों की तरह काम कर दे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि पैनक्रियाज की कौन कौन सी सेल्स हैं जो एज ए एंडोक्राइन काम करती हैं और पैनक्रियाज की कौन कौन सी सेल्स हैं जो एज ए एक्सोक्राइन काम करती हैं। अग्नाशय की वो कौन कौन सी कोशिकाएं हैं जो अंतःस्रावी तंत्र की तरह काम करती हैं और कौन कौन सी कोशिकाएं हैं जो बहिस्रावी तंत्र की तरह काम करती हैं। ध्यान से सुनना, आगे भी आपको एक बार चैप्टर में वापस पढ़ना है। ये जो 3 सेल्स होती हैं अल्फा बीटा डेल्टा, इन तीनों के द्वारा बनाया जाता है हार्मोन। और हार्मोन बनाने वाली ग्रंथियों को क्या नाम देते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड, या क्या बोलेंगे? अंतःस्रावी ग्रंथि। और ये जो ग्लैंड है वो क्या क्या बनाती है? तो ये कोशिका क्या बनाती है? तो ये एंजाइम बनाती है और एंजाइम बनाने वाली ग्रंथि को क्या नाम देते हैं? एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन का मतलब क्या हो गया? बहिस्रावी। और जो एज ए एक्सो जो एज ए एंडो दोनों की तरह काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड। तो मैम आपने यही तो बोला था कि पैनक्रियाज कैसी ग्लैंड है? मिक्स्ड ग्लैंड है। ठीक है मैम, पैनक्रियाज शुगर प्रोवाइड करता है बॉडी को। हिमांशु जी रुक जाओ। अभी बताऊंगी कैसे क्या प्रोवाइड करता है। शुगर प्रोवाइड नहीं करता है, शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करता है और वो पैनक्रियाज नहीं, वो इंसुलिन हार्मोन करता है। तुम ना ज्यादा आगे मत चलो, मुझे पढ़ाने दो। ठीक है, देखो अल्फा बीटा डेल्टा, अरे जूस, एफ सेल जूस या एंजाइम, मैंने बताया ना एक ही चीज होती है, ये जूस भी बनाती है और जूस के अंदर ही एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, कभी भी एग्जाम में पूछे पैनक्रियाज की उन सेल्स का नाम बताओ जो एज ए एंडोक्राइन काम करती हैं, क्या क्या हो जाएगा आंसर? अल्फा बीटा डेल्टा। एक बार 2 मिनट के लिए रिमाइंड कर लो, मैं 2 मिनट में पानी पीकर आती हूं, जल्दी से याद करो। ये याद करो कि कितने टाइप की सेल्स होती हैं।
तो पैनक्रियाज में टोटल कितने टाइप की सेल्स? 4 टाइप की। सबसे ज्यादा पूछे बीटा सेल्स, सबसे कम पूछे तो कम तो दोनों इक्वल होती है मैम, डेल्टा और एफ। और कौन कौन सी पैनक्रियाज की सेल्स है जो एज ए एंडो काम करती हैं? तो 3। कौन कौन सी हैं जो एज ए एक्सो काम करती हैं? 1। अब एक बात बताओ, हम क्या पढ़ रहे हैं यहां पर? हाँ, एंजाइम बहुत कम बनता है सोनू जी। हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। और डाइजेशन कौन करवाता है? जूस या एंजाइम। इसका मतलब मैम हमें कौन सी सेल पढ़नी है? तो हमें एफ सेल पढ़नी है, हमें एफ सेल पढ़नी है। तो ये 3 मैं कब पढ़ाऊंगी? जब मैं आपको एंडोक्राइन सिस्टम, जब मैं हार्मोन वाला चैप्टर करवाऊंगी आपको, तब मैं ये 3 पढ़ाऊंगी। इससे ग्लूकागोन, इससे इंसुलिन, इससे सोमेटोस्टेटिन हार्मोन बनते हैं, ठीक है, वो तब पढ़ाऊंगी मैं। बताऊंगी क्या डेली रिक्वायरमेंट में कितने प्रोटीन चाहिए, कितने कार्बोहाइड्रेट चाहिए, सब बताऊंगी। रुकिए तो सही, न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में सब पढ़ाऊंगी। अब हमें यहां पर क्या पढ़ना है? तो हमें यहां पर पढ़ना है एफ सेल। पैनक्रियाज की हमारे काम की यहां पर कौन सी सेल है? एफ सेल, ठीक है। हाँ, हॉर्मोन्स का नाम इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमेटोस्टेटिन वो अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे हम, ठीक है। देखो तो मैंने यहां पर लिखा है वापस से एफ सेल, एफ कोशिका। एफ सेल क्या बनाती है? तो एफ सेल बनाती है पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस। और हिंदी में इसको बोलते हैं अग्नाशय रस, अग्नाशय रस। तो याद रखना है, एफ सेल जो है वो पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करती है, वो अग्नाशय रस बनाती है। ये आपका लीवर, लीवर के पीछे की साइड पैनक्रियाज, तो पैनक्रियाज की एफ सेल ने क्या बनाया? तो पैनक्रियाटिक जूस बनाया। आकर कहां गिरेगा? ड्यूडेनम वाले पार्ट में। अब देखो ये पैनक्रियाटिक जूस में क्या होता है? इस जूस में 3 एंजाइम होते हैं। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अग्नाशय रस में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, तो आपको लिखना है क्या क्या पाए जाते हैं, ठीक है मैम। डिफरेंस बिटवीन हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स, बादल कुमार जी पूछ रहे हैं। तो मैं बेटा, जो हॉर्मोन्स होते हैं वो आपके बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्पफुल होते हैं। जो एंजाइम्स होते हैं वो ब्रेक डाउन करवाते हैं। ब्रेक डाउन किसका है? तो खाने का है, ठीक है। चलो चलो स्टार्ट करें हम। पैनक्रियाज से क्या बनता है? पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में कितने एंजाइम्स होते हैं? 3 एंजाइम। अब पहली बात तो आपको इन एंजाइम्स के नाम याद होने चाहिए। नंबर 1 इज एमाइलेज एंजाइम। एक क्वेश्चन आते हैं ऐसे एंजाइम्स के नाम वाले, एमाइलेज एंजाइम। नंबर 2 इज ट्रिप्सिन एंजाइम, नंबर 2 इज ट्रिप्सिन एंजाइम। और नंबर 3 कौन सा होता है? तो नंबर क्लास स्टार्ट है। तो देखिए कुछ नहीं, वो थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो गया तो बीच में 1 से 2-3 सेकंड के लिए क्लास होल्ड हो गई थी। देखो तो पैनक्रियाज में, पैनक्रियाज की एफ सेल क्या बनाती है? तो पैनक्रियाज की एफ सेल बनाती है मैम पैनक्रियाटिक जूस। और पैनक्रियाटिक जूस में कितने एंजाइम होते हैं? 3 एंजाइम। कौन कौन सा? तो नंबर 1 इज एमाइलेज, नंबर 2 इज ट्रिप्सिन और नंबर 3 पे होता है लाइपेज एंजाइम। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अग्नाशय से कितने एंजाइम बनते हैं। अग्नाशय से कितने एंजाइम्स होते हैं? तो अग्नाशय से कितने एंजाइम्स होते हैं? 3, अमाइलेज, ट्रिप्सिन और तीसरा कौन सा? लाइपेज, ठीक है। राहुल कुमार जी क्या बोल रहे हैं? मैम टेक्निकल प्रॉब्लम जब सही करोगी तब जब सारा क्लास खत्म हो जाएंगी। राहुल कुमार जी टेक्निकल इश्यूज कभी भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया? तुम एक कमेंट इतनी बार 20 बार क्यों टाइप कर रहे हो?
अरे भैया कोई टेक्निकल इश्यू है, कोई कभी लाइट हो जाती है, कभी पावर कट हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, इसमें क्या हो गया, ठीक हो जाएगा। इसमें तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो और 20 कमेंट क्यों कर रहे हो एक ही कमेंट को बार बार। तो पैनक्रियाज से कितने एंजाइम बने, पैनक्रियाज से 3 एंजाइम बने। कौन कौन सा, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। ठीक है, ठीक है, चलो स्टार्ट करें। एक बार बैक करके देख लो, वीडियो चल जाएगा, वीडियो चल जाएगा। और सबके कमेंट आ रहे हैं। चलो स्टार्ट करें हम वापिस से। और आप लोग आपस में बात मत करा करो, एक तो आपस में कमेंट करके बात मत करा करो, ठीक है। और राहुल जी थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, हल जिंदगी में काम आएगा, पेशेंस रखोगे ना थोड़ा सा काम आएगा बेटा, ठीक है। एक भी क्लास, और क्या हो गया अगर थोड़ा बहुत भी ऑफलाइन में तो कोई इश्यू नहीं होता, कहीं भी बफरिंग नहीं है, मेरे सामने क्लास चल रही है, कहीं भी बफरिंग नहीं है। राहुल जी आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लीजिए प्लीज, ठीक है। चलो स्टार्ट करें अब। हाँ, तो पैनक्रियाज से एफ सेल ने कितने एंजाइम बनाए, 3 एंजाइम। कौन कौन सा, ट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज। अब ध्यान से सुनो, सबसे पहला एमाइलेज एंजाइम लिखा है मैंने यहां पर, सबसे 1 नंबर पे लगाकर मैंने लिख दिया अमाइलेज एंजाइम। देखो एक हमने पढ़ा था सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। सलाइवरी अमाइलेज कहाँ पढ़ा था, तो माउथ में पढ़ा था, है ना। जब भी आप एग्जाम में अमाइलेज या सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम देखो तो ऑप्शन में हमेशा कार्बोहाइड्रेट या शुगर टिक कर दो। क्यों कर दो शुगर टिक, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो सलाइवरी अमाइलेज में जो है सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम होता है वो किसका डाइजेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट का। अगर आपने परसों की क्लास ध्यान से पढ़ी होगी तो मैंने बताया था माउथ में सलाइवा, सलाइवा में एंजाइम होता है कौन सा, सलाइवरी अमाइलेज, या उसका दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम ताइलिन अमाइलेज है। तो उसने क्या किया था, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया था। अब बताओ कितना % कन्वर्ट किया था, तो वहां पर 70% था। अब जो बचा हुआ खाना कहाँ है, तो ड्यूडेनम वाले पार्ट में, और ड्यूडेनम से पीछे से क्या है, तो पैनक्रियाटिक जूस आया है, और पैनक्रियाटिक जूस में क्या है, तो पैनक्रियाटिक जूस में, अरे कह रहे मैम जूस और एंजाइम में डिफरेंस बताओ, बता तो चुकी हूं, जूस और एंजाइम दोनों बेसिक नेचर में होते हैं और जूस के अंदर एंजाइम होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जो लीवर के पीछे पैनक्रियाज होता है, तो पैनक्रियाज क्या बनाता है, तो पैनक्रियाज अमाइलेज एंजाइम बनाता है। और क्या हो गया, तो कार्बोहाइड्रेट को, जो आपके माउथ से खाना आया था, माउथ में किसका डाइजेशन हुआ था, तो किसका डाइजेशन हुआ था, तो माउथ में मैम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का हुआ था। कितना %, 70%। कितना बचा, 30%। तो बाकी के 30% का डाइजेशन किसने किया, अमाइलेज ने। ये एमाइलेज का पढ़ रहे हो। देन सेम एंजाइम 100% ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में ले आता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में ले आता है। और याद करो मैंने क्लास में आपको बताया था कि जब कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन की फॉर्म में आ जाए तब कार्बोहाइड्रेट का पाचन कंप्लीट हो जाएगा, डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, आपसे पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट या शुगर का डाइजेशन कौन से 2 एंजाइम ने किया। एक माउथ वाले में, माउथ में किसने किया था, सलाइवरी अमाइलेज ने, सलाइवरी अमाइलेज ने किया था, ठीक है। और दूसरा कौन सा हो गया, तो दूसरा यहां पर कौन सा हो गया, अमाइलेज एंजाइम। सलाइवरी अमाइलेज ने क्या किया था, यहां से लेकर यहां तक कितना %, 70%। और अमाइलेज ने क्या किया, पहले 30% को इसमें, देन 100% को इसमें किया, ठीक है। अब दूसरा एंजाइम क्या है यहां पर, एक काम करना, अश्विन जी को फोन लगाओ और बोलो राज आर्यन मैथ्स, इनका नंबर तुरंत ब्लॉक करवाओ। बोलो राज आर्यन मैथ्स, इनका नंबर ब्लॉक करवा दो। जितने भी परचेज कर रखे सबके सब पे इनको अभी ब्लॉक करवा दो। राज आर्यन मैथ्स तुरंत अभी ब्लॉक करवा दो, ठीक है। दूसरा एंजाइम देखो कौन सा है, दूसरा एंजाइम मैंने यहां पर बताया है आपको, ट्रिप्सिन एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम, ठीक है। देखो देखो ट्रिप्सिन एंजाइम,
ट्रिप्सिन एंजाइम, ट्रिप्सिन में पी आता है और पी फॉर पेप्सिन, पी फॉर पेप्सिन, पी फॉर यहां पर देखो पी आ रहा है। तो पेप्सिन ने किसका डाइजेशन किया था? प्रोटीन का। कहां पर किया था? स्टमक में, ठीक है, स्टमक में। तो ये देखो यहां पर ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या करेगा, जो जितनी बची हुई थी प्रोटीन, उस कितनी प्रोटीन का डाइजेशन हुआ था स्टमक में, तो स्टमक में कितना % हुआ था? तो जो प्रोटीन है वो किसकी फॉर्म में आई थी स्टमक में? पेप्टोन की फॉर्म में। कितना % हुआ था वहां पर? 90%। तो कितना बचा? 10%। तो देखो ये जो ट्रिप्सिन में ये जो प्रोटीन है वो 10% प्रोटीन पहले किस में कन्वर्ट होगा? तो पेप्टोन्स में, पेप्टोन्स में। और देन सेम एंजाइम आपका 100% जो पेप्टोन्स हैं उनको कन्वर्ट कर देता है किस में? अमाइनो एसिड में, अमीनो अम्ल में, अमीनो अम्ल में। और याद करो मेरी पहली क्लास मैंने आपको बताया था कि जब प्रोटीन अमाइनो एसिड की फॉर्म में आ जाएंगे तो प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट। अब आपसे एग्जाम में पूछेगा कि कौन कौन से 2 एंजाइम ने प्रोटीन का डाइजेशन किया। पहला था पेप्सिन, दूसरा कौन सा? ट्रिप्सिन। पेप्सिन कहाँ बन रहा था? स्टमक में। और दूसरा ये कहाँ पड़ रहा था? ट्रिप्सिन। टाइलिन एमाइलेज, हाँ सेम है, सेम है, लिखवा चुकी हूं मैं। बालकृष्ण जी मेहता जी, माउथ में सलाइवा में या तो टाइलिन बोलो या सलाइवरी एमाइलेज बोलो, दोनों सेम एंजाइम होते हैं, ठीक है। तीसरा एंजाइम देखो यहां पर कौन सा होता है? तीसरा एंजाइम होता है यहां पर लाइपेज। लाइपेज बता चुकी हूं तीसरा एंजाइम। L फॉर लाइपेज, L फॉर लिपिड्स, ठीक है। तो लाइपेज, लाइपेज क्या करता है? जो आपकी लिपिड्स आई हैं, लिपिड्स बोले तो फैट, फैट बोले तो वसा, जो आपकी ड्रॉप की फॉर्म में है। कितना % अभी तक वसा का डाइजेशन हुआ था? मैम 95%। किसने किया था? बाइल जूस ने। तो बचा हुआ लिपिड्स पहले किस में जाता है? फैटी एसिड्स में जाता है। फैटी एसिड्स बोले तो स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ लिपिड्स, वसीय अम्ल में। और देन 100% फैटी एसिड्स किस में कन्वर्ट होते हैं? तो ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होते हैं। और याद करो मेरी पहली क्लास मैंने बताया था जब फैटी जो फैट होती हैं वो ग्लिसरॉल की फॉर्म में आ जाएंगी तो डाइजेशन क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3, ये देखो हमने क्या खाए थे? ये 3 पार्टिकल, पहली क्लास में यही तो बताया था मैंने। हम क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स। और हमें एनर्जी किससे मिलती है? ग्लाइकोजन, अमाइनो एसिड, ग्लिसरॉल। जब ये 3 इसमें बदल जाएंगे तो डाइजेशन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो ये देखो यहाँ आते आते भोजन का पाचन कंप्लीट हो गया। आपने टोटल कितने एंजाइम्स पढ़े हैं यहाँ तक आते आते? कितने एंजाइम्स? पहला सलाइवा में कौन सा था? या तो सलाइवरी एमाइलेज बोलो या क्या बोलो उसको? टाइलिन एमाइलेज। उसके बाद स्टमक में कौन सा पड़ा था? पेप्सिन। तीसरा कौन सा पड़ा था? रेनिन। उसके बाद 3 ये पड़े हैं और 1 बाइल जूस पड़ा है। टोटल कितना हो गया? 7 एंजाइम। और यही आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन सीधा पूछेगा, बताइए जी स्टमक में किस फूड का डाइजेशन होता है? पता होना चाहिए प्रोटीन का। बट पूछेगा स्टमक में किस एंजाइम ने डाइजेशन किया? तो किसने? पेप्सिन ने, ठीक है। तो ये 3 कहाँ पढ़े हैं आपने? पैनक्रियाज में। ये कौन बनाता है ये तीनों? पैनक्रियाज। अब देखो ये तीनों कहाँ पर हैं? तो ये तीनों यहाँ पर। ये कौन सा पार्ट है? डी वाला। और डी वाले पार्ट का नाम क्या होता है? ड्यूडेनम वाला पार्ट, ड्यूडेनम वाला पार्ट, ठीक है। और ड्यूडेनम किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बताइए डाइजेस्टिव सिस्टम में किस पार्ट में भोजन का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में किस पार्ट में डाइजेशन, ठीक है, किस पार्ट में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है? तो ड्यूडेनम वाले पार्ट में, ड्यूडेनम वाले पार्ट में, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, देख लीजिए टाइम्स कोचिंग की तरफ से आपको एक कमेंट आया होगा, आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। टाइम्स कोचिंग की साइड से कमेंट आया, जो भी पढ़ाई रिलेटेड कमेंट करेगा
पढ़ाई रिलेटेड कमेंट के अलावा कुछ भी फालतू का कमेंट करेगा नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा। यही मैं आपको बता रही हूँ कि अगर किसी ने भी फालतू कमेंट किया, जैसे वो एक राज बहादुर जी जो मजे लेने आ रखे थे यहाँ पर, जो पढ़ने नहीं आ रखे थे, अगर मैंने किसी भी बच्चे का फालतू कमेंट देख लिया तो मैं तुरंत वहीं से ब्लॉक करवा दूंगी। और सिर्फ साइंस स्पेशल नहीं, जितने भी बैच उसने परचेज कर रखे हैं सब जगह से मैं ब्लॉक करवा दूंगी। और इन फ्यूचर तुम कभी भी टाइम्स कोचिंग पर कभी भी बैच नहीं परचेज कर पाओगे। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, अगर डाउट हो कोई भी चैप्टर का, वही एग्जाम वही क्वेश्चन पूछा जाएगा, और एक चीज को एक ही बार, एक ही चीज को एक ही बार, ठीक है, बार बार नहीं, बार बार नहीं। जैसे राहुल जी ने एक कमेंट को 20 बार बोल दिया, और बोला क्या, और क्या बोला राहुल जी ने कि क्लास खत्म होने के बाद टेक्निकल इश्यू सही होंगे क्या? तो आप कहीं भी चले जाओ दुनिया, इस इंडिया के किसी भी कोने में आप कहीं से भी ऑनलाइन बैच परचेज कर लो, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। आप इतने पढ़े लिखे हो, आपको पता है, थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए। आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं, कहीं हो जाता है थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर कंटिन्यू तो कर रहे हैं। आप सिर्फ एक ही कंप्लेंट कर सकते हैं, कब? जब किसी टीचर के पढ़ाए में आपको समझ में नहीं आ रहा या दिक्कत आ रही हो, सिर्फ वो एक कमेंट वैलिड होगा। इसके अलावा फालतू का कोई भी क्वेश्चन मेरे बैच में तो बिल्कुल भी अगर करने की किसी ने जरूरत की, तुरंत मैं उसको ब्लॉक करवा दूंगी। मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे, और आपके पैसे भी हम लोग रिफंड कर देंगे, ठीक है। और फालतू बकवास करेगा उसका तो पैसा भी रिफंड नहीं होगा। कहीं भी हो सकती है यार टेक्निकल, तुम लोग ऑफिसर बनने ला जा रहे हो, मतलब तुम कैसे कॉमेंट कर रहे हो यार यहाँ पर? और थोड़ा बहुत है तो थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, हम भी तो कर रहे हैं। और हमने कौन से आपसे लाखों रुपए ले लिए कि आपने मुझे 1.5 लाख फी दी होगी तो आपको मैं एकदम स्मूथ सारी चीज दे दूंगी। आपके हाथ में मोबाइल है, इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी कमेंट टाइप कर सकते हैं। सुनूंगी नहीं मैं, तुरंत ब्लॉक करवा दूंगी मैनेजमेंट को बोल के। जो पढ़ने वाला है वही मेरे बैच में बच्चा रहेगा, फर्स्ट क्लास में बोल दिया और आज भी बोल रही हूँ, दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। इस बार किसी का फालतू कमेंट दिखा और ये आपस में जो बात करते हैं ना एक दूसरे को, तुम कहाँ से हो, आगरा से हो, यहां से हो, तुरंत नंबर ब्लॉक कर दूंगी, पता भी नहीं लगेगा तुमको, ठीक है। चलो अब देखो ये सब कहाँ हो रहा था, तो ये ड्यूडेनम वाले पार्ट में हो रहा था। अब सारा का सारा फूड कहाँ आएगा? जैजुनम वाले पार्ट में, जैजुनम वाले पार्ट में। तो दूसरा पार्ट मैंने यहां पर लिखा है जैजुनम, जैजुनम, जैजुनम। यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। हाँ, और सच्ची में ये आपके इंटरनेट की प्रॉब्लम होती है, जो बफरिंग हो रही है ना वो आपके इंटरनेट की प्रॉब्लम होती है। मेरे सामने इतना बड़ा टीवी लगा है 50 इंच का, मैं वहां पर अपने आप को देख पाती हूँ। अगर मेरी साइड से कुछ प्रॉब्लम होगा ना बफरिंग का, तो मैं वहां पर अटक जाऊंगी। ये आप लोगों की तरह से हो रहा है, ठीक है। आप लोग अपना इंटरनेट कनेक्शन से ही करवाइए, आपकी वजह से बफरिंग होता है, यहाँ की वजह से नहीं होता है। यहाँ पर हमने बहुत फास्ट इंटरनेट लगवा रखा है और मैं देख पा रही हूँ। अगर यहाँ से रुकेगा तो मैं आपको बोल दूंगी कि हमारी वजह से वीडियो रुक गया है, और फालतू के कमेंट बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। हाँ कुणाल जी आप क्या कह रहे हैं? मैम मेरा कमेंट प्लीज दे बताइए, क्या क्वेश्चन है तो पूछिए, वरना मुझसे फालतू बात मत पूछिएगा, बताइए जरा। आपके पास एक ही राइट है, आप एक ही बात बोल सकते हैं जब किसी टीचर का पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा या फिर कोई डाउट है। इसके अलावा आप कुछ भी बात नहीं कर सकते यहाँ पर। हाँ पूछिए कुणाल जी, आपको क्या पूछना है, बिल्कुल पूछिए। तो एक नंबर पार्ट था ड्यूडेनम, ड्यूडेनम से 2 ऑर्गन कनेक्ट थे, एक लीवर एक पैनक्रियास, आपने पढ़ लिया। अब सारा का सारा फूड कहाँ आएगा? जैजुनम वाले पार्ट में। अब देखो ध्यान से, जैजुनम का कुछ भी काम नहीं होता है। जैजुनम क्या करता है? जो फूड ड्यूडेनम से आया है उसको इलियम तक ट्रांसफर करता है। जो फूड ड्यूडेनम से आया है वो इलियम तक ट्रांसफर करता है, ठीक है, वो इलियम तक ट्रांसफर करता है। तो देखो मैंने यहां पर लिखा है जैजुनम ट्रांसफर डाइजेस्टेड फूड। मैंने डाइजेस्टेड का नाम क्यों लगाया है? क्योंकि मैम यहां तक आते आते भोजन का पाचन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। पूछिए देवोजीत पाल जी, क्या डाउट है पूछ सकते हैं आप। तो जैजुनम ट्रांसफर डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम ड्यूडेनम टू इलियम पार्ट, फ्रॉम ड्यूडेनम टू इलियम पार्ट। देखो एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि स्मॉल, हाँ प्रमोद जी अभी आंसर दे दूंगी, अभी आंसर दे दूंगी। हाँ कुणाल जी पूछिए, आपकी क्या पर्सनल प्रॉब्लम है, आप पूछ सकते हैं मुझसे। पहली बात तो ये पर्सनल प्लेटफॉर्म है ही नहीं जो आप मुझसे पर्सनल बात पूछ रहे हैं, तो इट इज ए प्राइवेट प्लेटफॉर्म। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा एग्जाम में
कि स्मॉल इंटेस्टाइन के उस पार्ट का नाम बताओ जिसमें ना फूड का डाइजेशन होता है ना फूड का अब्जॉर्प्शन होता है। छोटी आंत के उस भाग का नाम बताओ जिसमें भोजन का ना पाचन होता है ना अवशोषण होता है। तो कौन सा पार्ट करोगे आप? जैजुनम। बस इस पार्ट का क्या काम होता है? यहाँ से जो फूड आया है उसको यहाँ ट्रांसफर करना। तो नाइदर डाइजेशन नॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन दिस पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो छोटी आंत के जैजुनम वाले भाग में ना फूड का डाइजेशन होता है ना फूड का अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन बोले तो अवशोषण होता है। अब सारा का सारा फूड पहले ड्यूडेनम में था, अब जैजुनम में, अब कहाँ आ गया? इलियम में। तो अब 3 नंबर पे कौन सा है? इलियम वाला पार्ट, इलियम वाला पार्ट। और इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो इलियम वाले पार्ट से ही पूछा जाता है, इलियम वाले पार्ट से ही पूछा जाता है। देखो जैसे ही फूड आया कहाँ पर? इलियम वाले पार्ट में। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम फूड का डाइजेशन तो कंप्लीट हो गया, अब क्या होगा? तो देखो अब क्या होगा, देखो जो जैजुनम में जो फूड आया था वो कहाँ आ गया? इलियम वाले पार्ट में। कुणाल जी आपका रिप्लाई है टॉक टू द मैनेजमेंट, वहां पे हेल्पलाइन नंबर लिखा होगा, मैनेजमेंट को फोन कीजिए। ठीक है, देखो तो इलियम में क्या होता है? यहाँ पर मैंने इलियम लिख दिया। तो मैम डाइजेशन तो कंप्लीट हो गया, अब क्या होगा? तो भैया अभी तक तो सिर्फ डाइजेशन हुआ है ना, अब क्या होगा? इस डाइजेशन के होने के बाद अभी तो ब्रेकडाउन हुआ फूड का, अब इसे एनर्जी कब मिलेगी? जब आप इस फूड को एब्जॉर्ब करोगे, जब आप इस खाने का अवशोषण करोगे, आपकी सेल्स के अंदर जम जाएगा ये फूड पूरा, जाकर एकदम पूरे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगा, तब जाकर इससे आपको क्या मिलेगी? एनर्जी। तो अब 2 चीजें होंगी, एक साइड वेस्ट फूड बनेगा, एक साइड तो एब्जॉर्प्शन वाला फूड बनेगा। तो देखो इलियम वाले पार्ट में क्या होता है? जैसे इस जैजुनम से खाना कहाँ आता है? इलियम में। तो इस इलियम में क्या होती है? ऐसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, बहुत सारी ऐसी फिंगर लाइक फोल्डिंग्स होती हैं, उंगली नुमा उभरी हुई संरचनाएं होती हैं। इनका नाम क्या होता है? तो इनका नाम होता है विलाय। इंग्लिश में बोलते हैं विलाय, हिंदी में बोलते हैं इनको विली। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पार्ट में कुछ उंगली नुमा उभरी हुई संरचनाएं पाई जाती हैं। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम क्या बोलेंगे? इनको विली या विलाय। ये विलाय क्या करती हैं? ये फूड को एब्जॉर्ब होने के लिए सरफेस एरिया देती हैं, ये भोजन के अवशोषण के लिए सरफेस एरिया दे देती हैं। कैसे? देखो एक तो ऐसे होती है स्ट्रक्चर, एक तो ऐसे स्ट्रक्चर होती है, देखो एक तो ऐसे स्ट्रक्चर होती है और एक फोल्डिंग में होती है। तो सरफेस एरिया ज्यादा किस लाइन के पास है? इसके पास है या इसके पास? तो ऊपर वाले के पास है। तो यहां पर मैम खाना आ रहा है ऐसे, ऐसे खाना आया, कुछ खाना तो यहां आया ऐसे, और कुछ खाना कहाँ आया? यहां पर। कुछ खाना यहां आया और कुछ खाना इस वाले पार्ट में आया। अब खाने का मतलब क्या है? अब तो डाइजेस्टेड फूड है, अब तो डाइजेस्टेड फूड है। ठीक है, तो ये तो अब डाइजेस्टेड फूड है, पचित खाना है। क्यों? क्योंकि मैम अभी तक डाइजेशन क्या हो चुका है? कंप्लीट। तो जो फूड इस वाले पार्ट में आएगा, अच्छा फूड का मतलब क्या है यहाँ पर? ग्लाइकोजन, यहाँ पर मतलब क्या है? अमाइनो एसिड्स, और यहाँ पर मतलब क्या है? तो ग्लिसरॉल, क्योंकि बताया है मैंने कार्बोहाइड्रेट किस में बदल चुके हैं? तो किसकी फॉर्म में आ गए? ग्लाइकोजन। और जो आपके प्रोटीन्स है वो किसकी फॉर्म में आ चुके हैं? अमाइनो एसिड की। और जो फैट है वो किसकी फॉर्म में आ चुकी हैं? ग्लिसरॉल की। तो मैम जो यहाँ पर खाना आया है ये वाला, यहाँ पर इस वाले एरिया में, ये फूड हो चुका है स्टोर, ये फूड हो चुका है स्टोर, और इस स्टोर फूड से आपको बाद में एनर्जी मिलेगी। ये फूड आपका स्टोर हो चुका है। कैसे मैम? आप खाना तो 3 बार खाते हैं, 4 बार खाते हैं, मान लिया आपने 5 बार खाना खाते हैं, बट आपको एनर्जी तो 24 आवर्स चाहिए होती है ना। तो 24 आवर्स तो आप खाना खाते ही नहीं है, तो 24 आवर्स आपकी सेल्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो मैम जो फूड स्टोर हुआ है, तो यहाँ पर आपका स्टोर फूड है। इस स्टोर फूड को आप नाम दे सकते हो रिजर्व फूड। रिजर्व फूड, जैसे आपकी गाड़ी में डीजल या पेट्रोल रिजर्व हो जाता है ना, इमरजेंसी कंडीशन में काम आता है, वैसे ये होता है संचित खाना। आप देखो क्वेश्चन क्या आता है,
यहां पर आपका स्टोर फूड स्टोर हो चुका है किसमें, विलाय में। विलाय किसका पार्ट है, इलियम। इलियम किसका पार्ट है, तो इलियम आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। अब मुझे एक बात बताओ, हमने खाने में कितने पार्टिकल्स खाए हैं, 3 पार्टिकल्स। कौन कौन सा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हम इन तीनों में से सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं, आप मुझे आंसर क्या दोगे, तो मैम हम तीनों में से सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट पहले किस में कन्वर्ट हुए थे, ग्लूकोज में, देन किसकी फॉर्म में आए थे, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर जो फूड स्टोर हो रहा है, ये स्टोर हुआ है फूड, इसमें सबसे ज़्यादा खाना कौन सा होगा, तो कौन सा खाना ज़्यादा होगा, ग्लाइकोजन। क्यों, क्योंकि ज़्यादा क्या खाई है हमने, कार्बोहाइड्रेट। इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन बॉडी में रिजर्व फूड किसकी फॉर्म में होता है, तो आप आंसर क्या करोगे, ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। और बहुत ही बार कोई भी एग्जाम का पेपर उठाकर देख लेना, आपको ये क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में मिलेगा कि इन ह्यूमन बॉडी रिजर्व फूड इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ, ऑप्शन में 4 होंगे, स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन, कुछ भी ऑप्शन हो सकता है। आपको आंसर क्या करना है, ग्लाइकोजन। अब क्या होगा, ये ग्लाइकोजन थोड़े बहुत अमाइनो एसिड भी होंगे, ज़्यादा क्या होगा, ग्लाइकोजन होगा। अब ये ब्लड के अंदर मिलेगा, यहाँ पर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं इसके ऊपर, तो ब्लड कैपिलरीज क्या करती हैं, इस ग्लाइकोजन को ले जाकर आपके ऑर्गन्स के पास ट्रांसफर करके आ जाती हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन बॉडी में उस ऑर्गन का नाम बताओ जिसमें सबसे ज़्यादा स्टोर फूड होता है या जिसमें सबसे ज़्यादा रिजर्व फूड होता है। तो सबसे ज़्यादा स्टोर फूड होता है हमारे लीवर के पास, और उसके बाद ज़्यादा होता है मसल्स, बोले तो मांसपेशियों के पास। तो कभी भी क्वेश्चन पूछे ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा संचित खाना या स्टोर फूड किसके रूप में होता है, तो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और किसके पास सबसे ज़्यादा, लीवर के पास। लीवर हमारे फूड को स्टोर करता है, लीवर स्टोर फूड को स्टोर करता है, ठीक है। तो ये ऊपर की साइड स्टोर हो गया। अब जो नीचे की साइड खाना बचा है, ये वाला, इस वाले एरिया में ये वाला फूड आगे जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। ये फूड कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन, बोले तो बड़ी आंत में, बड़ी आंत में। अब ये फूड कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। और ये फूड बनेगा वेस्ट फूड, और ऊपर वाला था वो क्या हो चुका है, वो स्टोर हो चुका है, ठीक है। एक क्वेश्चन है सीधे से सीधा सा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि बताइए डाइजेस्टिव सिस्टम में किस पार्ट में फूड स्टोर होता है। आप क्या बोलोगे, विलाय में। विलाय किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्टोर फूड किसकी फॉर्म में है, रिजर्व फूड किसकी फॉर्म में है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। सबसे ज्यादा कौन से ऑर्गन के पास है, तो सबसे ज्यादा किसके पास है, लीवर के पास है। उसके बाद ज्यादा किसके पास है, मसल्स के पास है, ठीक है। अब जो बचा हुआ खाना है वो कहाँ जाएगा, तो वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में। तो ये आपको 3 पार्ट पढ़ने थे स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखो क्या क्या पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, देखो ड्यूडेनम से 2 ऑर्गन अटैच थे, पहला लीवर, पैनक्रियास, इसमें फूड का डाइजेशन हुआ, इसने बस फूड को इसके पास ट्रांसफर किया, इसमें फूड स्टोर हो चुका है। अब जो बचा हुआ खाना है वो कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में। तो अब फूड कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। हिंदी में हो जाएगा बड़ी आंत, बड़ी आंत। और लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है, तो मैम छोटी से भी छोटी होती है ये तो, ठीक है। तो कितनी होती है इसकी लेंथ, तो 1 से लेकर 1.5 मीटर में। और कैसे होती है, तो देखो मैं अभी बताती हूँ कैसे होती है। ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन थी, अब लार्ज इंटेस्टाइन कैसे होती है वो सुनो। ऐसे आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन थी, और इस स्मॉल इंटेस्टाइन से ऐसे चारों तरफ ऐसे राउंड राउंड काट के ऐसे आपकी लार्ज इंटेस्टाइन आती है, ऐसे ऐसे आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, ये आपकी बड़ी आंत, ठीक है। देखो
जैसे आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट थे, वैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट। नंबर 1 इज सिक्कम, नंबर 2 इज कोलोन, कोलोन, और नंबर 3 इज रेक्टम पार्ट। सिक्कम, कोलोन, रेक्टम। देखो कैसे, ये इलियम वाला पार्ट था, यहां से लेकर यहां तक के पार्ट को बोलते हैं सीई। सीई बोले तो सिक्कम, यहां से लेकर वापिस यहां तक के पार्ट को बोलते हैं हम, ये पूरा का पूरा पार्ट होता है सीओ। सीओ बोले तो कोलोन, और यहां से लेकर यहां तक का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं आरी। आरी बोले तो रेक्टम। तो ये 3 पार्ट होते हैं किसके? लार्ज इंटेस्टाइन के। कौन कौन सा? सिक्कम, कोलोन, रेक्टम। सिक्कम, कोलोन, रेक्टम। और स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने थे? तो उसके भी 3 थे। कौन कौन सा? तो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो इस इलियम से कुछ फूड स्टोर होकर आया है, कहाँ पर? सिक्कम में। स्टोर फूड ऊपर चला गया, जो फूड आया डाइजेस्टेड वो कहाँ आया? सिक्कम में। देखो सिक्कम वाला पार्ट है, इसमें ये स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पार्ट से जुड़ा हुआ था। तो यहाँ से जो भी डाइजेस्टेड फूड आया वो सिक्कम में आया। सिक्कम में कोई काम नहीं होता है, इस ये सिक्कम वाला पार्ट है, इस फूड को कहाँ ट्रांसफर कर देता है? कोलोन वाले पार्ट तक, कोलोन वाले पार्ट तक। ठीक है। हाँ, लीवर में वैक्यूल्स में होता है। लीवर एक ऑर्गन है, ऑर्गन की बेसिक यूनिट सेल होती है और सेल के वैक्यूल्स वाले पार्ट में होता है। ठीक है। तो सिक्कम वाला पार्ट, ये सिक्कम, तो सिक्कम वाले पार्ट का कोई काम नहीं होता है। सिक्कम क्या करता है? जो भी इलियम वाले पार्ट से, ये इलियम वाला पार्ट था, बताया था मैंने, जो भी डाइजेस्टेड फूड इलियम पार्ट से आ रहा है उसको कहाँ ट्रांसफर करता है? कोलोन वाले पार्ट में, कोलोन वाले पार्ट में, कोलोन वाले पार्ट में। ठीक है। बट सिक्कम में एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, यहां से क्वेश्चन आता है। सिक्कम वाले पार्ट में एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, एक अवशेषी अंग होता है। अब वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी में और किसी काम के नहीं है, और साइंस कहती है कि धीरे 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 एक दिन के बाद ये क्या हो जाएंगे? पूरे खत्म हो जाएंगे, पूरे डेड हो जाएंगे या पूरे लुप्त हो जाएंगे। लास्ट क्लास में मैंने बताया था हमारे बॉडी में टोटल कितने वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं? 5। एक कौन सा बताया था मैंने? तो हमारे जो दाढ़ होती हैं, कौन सी वाली? मोलर में जो एंड में आती हैं। कौन सी आती है एंड में? तो क्या बताया था मैंने? विजडम टूथ, विजडम टूथ। और यहाँ पर एक और वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, कौन सा? तो दैट इज अपेंडिक्स, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स। सुना होगा ना, मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ या मेरे अपेंडिक्स में दर्द हुआ है। देखो इस वाले पार्ट में ऐसे अपेंडिक्स पड़ा होता है। अब मैम अपेंडिक्स क्या होता है? देखो कभी कभी इस अपेंडिक्स में आपके दर्द होने लग जाता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर इसको काट के फेंक देता है। अपेंडिक्स क्या होता है? एक वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं? वो ऑर्गन जो किसी भी काम के नहीं और हमारे बॉडी में आज में भी है, मतलब जो यूज में नहीं आ रहे हैं। ठीक है। उन ऑर्गन को क्या बोलते हैं हम? वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है। तो अपेंडिक्स, अब ये अपेंडिक्स क्या होता है? तो इस अपेंडिक्स के अंदर बहुत सारी मांसपेशियां जमकर क्लस्टर बना रखी होती हैं। बहुत सारी मसल्स हैं, वो एक जगह आकर जुड़कर ऐसे गुच्छा सा बना के रखी हैं, बहुत सारी मसल्स। ये देखो ऐसे, इसी का नाम होता है अपेंडिक्स। बहुत सारी मांसपेशियां वो आकर ऐसे गुच्छे की फॉर्म में पड़ी हुई हैं, ये अपेंडिक्स। अब ये आज तो आपके बॉडी में कोई काम का नहीं है, पहले कोई काम का था। देखो ये क्या काम का था? जब आप बंदर थे ना, बंदर, हम लोग किससे बने हैं? तो हम लोग बंदर से बने हैं। तो इस अपेंडिक्स में इतने स्ट्रॉन्ग एंजाइम होते हैं जो घास फूस को पचा देते हैं, जो घास फूस पचाने का काम करते हैं। जैसे गाय, बकरी, भैंस, घोड़ा, वो सब घास फूस खाते हैं, तो उनके बॉडी में अपेंडिक्स यूजफुल ऑर्गन होता है। हार्ड फूड, हाँ, हार्ड फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है। हम लोग घास फूस खाते नहीं है, तो हमारे बॉडी में अपेंडिक्स किसी काम का नहीं है। जब आप बंदर थे तो आप घास फूस खाते थे, तब आपका ये यूजफुल ऑर्गन था। अब आप खाते नहीं, अब आप इंसान हो गए हैं। इंसान हो गए हैं तो इसका मतलब अब हमारा अपेंडिक्स कैसा ऑर्गन बन गया है? वेस्टिजियल ऑर्गन। एक बार
सीपीओ के एग्जाम में पूछा कि जो हाथी के शरीर में जो अपेंडिक्स है वो वेस्टिजियल है या यूजफुल ऑर्गन है। हाथी क्या खाता है? घास फूस खाता है, तो उसका ऑर्गन कैसा हो जाएगा? एक यूजफुल ऑर्गन हो जाएगा। ठीक है, आप घास फूस खाने लग जाओ, आपके बॉडी में ये यूजफुल ऑर्गन बन जाएगा। ये अपेंडिक्स इतना ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा कि इसमें इतने स्ट्रॉन्ग एंजाइम होते हैं, सारे बनेंगे, बनकर घास फूस को पचाने का काम कर देंगे। ठीक है, तो हमारे बॉडी में कोई काम का नहीं है। मैंने 2 वेस्टिजियल ऑर्गन बता दिया, एक अकल की दाढ़ विजडम टूथ, दूसरा कौन सा? अपेंडिक्स। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है अपेंडिक्स कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। और इंटेस्टाइन के किस पार्ट में? तो सिक्कम वाले पार्ट में। अब मैम इसमें दर्द क्यों होता है? आपने खा लिए टॉक्सिक एलिमेंट्स। टॉक्सिक एलिमेंट कोई कुछ आपने बहुत ही जहरीली चीज़ें खा ली, कोई हार्मफुल एलिमेंट खा लिए। जब वो खाने में पचकर यहाँ आते हैं तो वो हार्मफुल एलिमेंट इस अपेंडिक्स के अंदर स्टोर हो जाते हैं और इस अपेंडिक्स के अंदर टॉक्सिक एलिमेंट ज़्यादा बढ़ जाते हैं और टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एलिमेंट स्टोर हो गए तो टॉक्सिक एलिमेंट स्टोर होंगे, ये मसल्स फूलने लगेंगी, आपको दर्द होने लगेगा। लार्ज इंटेस्टाइन वाले पार्ट में आपको दर्द होने लगेगा। आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर बोलेंगे देखिए आपका अपेंडिक्स फूल चुका है, आपके अपेंडिक्स का टॉक्सिक एलिमेंट बहुत ज़्यादा भर चुके हैं इसके अंदर। तो प्राइमरी स्टेज पर आपको दवाई देंगे, कुछ असर नहीं होगा, डॉक्टर आपका अपेंडिक्स काट के बाहर फेंक देता है, अपेंडिक्स काट के बाहर फेंक देता है। ठीक है, तो ये अपेंडिक्स कोई काम का ही नहीं था तो कोई बात नहीं, इसी को बोलते हैं मैंने अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाया है। तो अब वो जो डाइजेस्टेड फूड था वो कहाँ पे आएगा? कोलोन वाले पार्ट में आएगा। नेक्स्ट पार्ट लिखो, कोलोन वाला पार्ट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पार्ट कौन सा लिखूं मैं? कोलोन। नेक्स्ट लिखो कोलोन वाला पार्ट। यहां से भी 2-4 क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से सुनना। कोलोन वाला पार्ट, एक बात तो याद रखना, ये लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। देखो ये कोलोन वाला पार्ट है, सबसे बड़ा है, तो मैंने इसके आगे लिख दिया लार्जेस्ट। और लार्जेस्ट सबसे बड़ा कोलोन, सबसे छोटा होता है रेक्टम वाला पार्ट। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है? कोलोन वाले पार्ट में यहां पर क्या आया है? तो मैम डाइजेस्टेड फूड आया है। यहाँ पर क्या आया है? तो पचित खाना आया है, डाइजेस्टेड फूड आया है, पचित खाना आया है। ठीक है, तो अब क्या होगा? इस कोलोन वाले पार्ट में बहुत ज़्यादा बैक्टीरियाज होते हैं, बहुत ज़्यादा बैक्टीरियाज होते हैं। कोलोन वाले पार्ट में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं। कौन से बैक्टीरिया होते हैं? तो ध्यान से सुनना, बैक्टीरिया को बोलते हैं हिंदी में जीवाणु। और इन बैक्टीरिया का नाम क्या होता है? तो इन बैक्टीरिया को बोलते हैं या तो ई कोलाई बोलो, या इनकी फुल फॉर्म होती है एस्चेरिया कोलाई बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया। तो आपसे कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि लार्ज इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में ई कोलाई बैक्टीरिया होते हैं, क्या जल्दी जल्दी मैम अभिषेक जी? तो लार्ज इंटेस्टाइन के किस पार्ट में बैक्टीरियाज होते हैं? तो कौन सा पार्ट हो गया? कोलोन वाला पार्ट। कौन से बैक्टीरिया? तो कौन से बैक्टीरिया? ई कोलाई बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया। ठीक है, अब इन ई कोलाई बैक्टीरिया का काम क्या होता है? इनके 2 काम होते हैं। पहला काम होता है जो आपका डाइजेस्टेड फूड आया है, जो आपका पचित खाना आया है, उस खाने को सड़ा गला देंगे। उस खाने को सड़ा गला कर किस में कन्वर्ट कर देंगे? तो ये बैक्टीरिया वेस्ट फूड में बदल देंगे उसको। वेस्ट फूड को हिंदी में कहा जाता है मल, मल में बदल देंगे। कौन से बैक्टीरिया? एस्चेरिया कोलाई बैक्टीरिया। बोलते हैं ना खाने पर बैक्टीरिया लग गया, फंगस लग गया, तो खाने में बैक्टीरिया पनप गए, पनप के सड़ने गलाने का काम कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ई कोलाई बैक्टीरिया ने डाइजेस्टेड फूड को वेस्ट फूड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, दूसरा देखो इस बैक्टीरिया में क्या होता है। ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया होते हैं इनका खाना होता है वेस्ट फूड, ये खाते हैं वेस्ट फूड। वेस्ट फूड बोले तो मल खाते हैं। अब आप बोलोगे मैम वेस्ट फूड खा लेते हैं ये, तो हम एक्सक्रीट आउट क्या करते हैं? तो बैक्टीरिया हैं, इतना छोटा होता है बैक्टीरिया, आप नेक्ड आई से तो वैसे नहीं देख सकते इनको, तो इतना छोटा बैक्टीरिया होता है, कितना सा खा लेंगे? ना के बराबर खा लेंगे। तो ये बैक्टीरिया ने डाइजेस्टेड फूड को वेस्ट फूड में क्यों बदला? क्योंकि मैम इनका खाना होता है वेस्ट फूड, तो ये अपने लिए काम किया इन्होंने, एक तो क्या अपना खाना बना लिया। जो ई कोलाई बैक्टीरिया होते हैं वो क्या खाते हैं? वेस्ट फूड। बदले में इन बैक्टीरिया के स्टमक में, ये बैक्टीरिया होते हैं इनके बॉडी में
स्टमक छोड़ो, आप तो याद रख लो बॉडी में, इनके बॉडी में प्रोडक्शन होता है विटामिन B12 का। विटामिन, चलो मैं विटामिन पूरा ही लिख देती हूँ। बदले में इन विटामिन B12 का प्रोडक्शन होता है इन बैक्टीरिया के शरीर में। ध्यान से सुनना, जो बैक्टीरिया होते हैं इसको खाने को ये फूड किसने दिया? हम लोगों ने, ये हमारा ही तो खाना है वेस्ट फूड। और इसके शरीर में क्या बन रहा है? विटामिन B12, और ये हमें क्या देता है? विटामिन B12। ये बैक्टीरिया क्या खाता है? तो मैम वेस्ट फूड खाता है, और बदले में ये हमें क्या देता है? तो ये विटामिन B12 देता है, विटामिन B12 देता है, विटामिन B12 देता है। ठीक है, तो देखो बैक्टीरिया अलग जीव है, बैक्टीरिया अलग आते हैं। हम लोग किस में आते हैं? हम एनिमल में आते हैं, हम जानवर में आते हैं। तो बैक्टीरिया अलग हो गया, ह्यूमन बींग्स अलग हो गए। दो अलग अलग जीव, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म एक साथ रह रहे हैं। एक साथ रहे, ये बैक्टीरिया कहाँ रह रहे हैं? तो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में रह रहे हैं। एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। इनको हमने क्या दिया? खाने को दिया, है ना? इनको हमने क्या दिया? ऐसे खाने को दिया। क्या दिया? वेस्ट फूड। इन्होंने बदले में हमें क्या दिया? विटामिन B12। इनका भी फायदा है, हमारा भी फायदा है। आगे पढ़ोगे आप विटामिन वाले चैप्टर में, विटामिन B12 की कमी से या तो जॉइंडिस हो सकता है आपको, या परनीसियस एनीमिया हो सकता है, खून की कमी हो सकती है। ठीक है, विटामिन B12 का केमिकल नेम होता है साइनोकोबाल्मिन। हाँ देबोजीत जी, साइनोकोबाल्मिन। कोबाल्ट मेटल भी होती है, ब्लू विटामिन बोलते हैं इसको। तो ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, हम लोग इंसान हैं। बैक्टीरिया इंसान एक साथ रह रहे हैं, एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। इनको बेनिफिट कैसे मिला? हमने इनको खाना दिया, इन्होंने हमें क्या दिया? विटामिन B12। तो ऐसे रिलेशनशिप जिनमें दो अलग अलग जीव एक साथ रहते हैं, एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, उनको साइंस में कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। सिम्बायोटिक रिलेशन, सिम्बायोटिक रिलेशन हिंदी में कहते हैं सहजीवन संबंध। सहजीवन संबंध किस किस का? सिम्बायोटिक, बैक्टीरिया प्लस ह्यूमन बींग्स का। यही तीनों क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन आते हैं ह्यूमन बॉडी में कौन सा बैक्टीरिया सिम्बायोटिक रिलेशन में रहता है? तो ई कोलाई बैक्टीरिया। क्या खाता है? तो वेस्ट फूड। हमें क्या देता है? विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12। हो गया क्लियर? क्या क्वेश्चन पूछेगा कि लार्ज इंटेस्टाइन के किस पार्ट में ई कोलाई बैक्टीरिया होता है? कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर? कोलोन वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, कोलोन वाला। तो यहाँ तक आते आते मैम फूड किस में बदल लिया? तो किस में बदल गया फूड? तो फूड किस में बदल गया? वेस्ट फूड में। वेस्ट फूड को हिंदी में कहते हैं मल। अब ये वेस्ट फूड है, देखो ये वेस्ट फूड, ये कहाँ पर था? कोलोन वाले पार्ट में। अब कहाँ आएगा? रेक्टम वाले पार्ट में। और रेक्टम वाले पार्ट में कुछ देर के लिए खाना स्टोर रहता है। खाना बोले तो वेस्ट फूड। वेस्ट फूड कुछ टाइम के लिए स्टोर होगा और देन वो क्या हो जाता है? एक्सक्रीट आउट हो जाता है। उसके बाद उसका एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है ह्यूमन बॉडी से। ह्यूमन बॉडी से उसको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। ठीक है। अब देखो आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा लार्ज इंटेस्टाइन के उस पार्ट का नाम बताओ जहां पर वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। कौन सा पार्ट? अपेंडिक्स। ठीक है, अपेंडिक्स होता है वेस्टिजियल। किस में होता है? सिक्कम वाले। लार्ज इंटेस्टाइन के उस पार्ट का नाम बताओ जिसमें बैक्टीरिया होते हैं। कौन सा? कोलोन। लार्ज इंटेस्टाइन का उस पार्ट का नाम बताओ जिसमें फूड बोले तो वेस्ट फूड स्टोर होता है। कौन सा? रेक्टम। ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जाकर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया है। अब कैसे याद करना, क्या याद करना, आप जाने, आपका काम जाने। मैं एक बार 5 से 7 मिनट में रिवाइज करवा देती हूँ कि मैंने पूरा इस सिस्टम में क्या पढ़ाया और आपने क्या पढ़ा। 2 दिन से 3 दिन से जो मैं पढ़ा रही हूँ तो आपने क्या पढ़ा है इस चैप्टर में। देखो मैंने क्या बताया था, डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है? वो सिस्टम जो क्या करवाता है? डाइजेशन करवाता है। और डाइजेशन में हमने कितने टाइप के पार्टिकल्स खाए? 3 टाइप के। कौन कौन सा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स पहले किस में बदलते हैं? ग्लूकोज में। और कहाँ बदल गए थे सबसे पहले? माउथ में। देन ग्लूकोज से किसकी फॉर्म में आते हैं? ग्लाइकोजन की। प्रोटीन पहले किस में कन्वर्ट होते हैं?
पेप्टोन्स में, देन किस में, एमिनो एसिड की फॉर्म में। लिपिड्स पहले किस में जाते हैं, फैटी एसिड में, देन किस में जाते हैं, ग्लिसरॉल की फॉर्म में। सबसे पहले खाना कहाँ खाया, माउथ में। किसका डाइजेशन हुआ, ग्लूकोज तक, कितना परसेंट, 70%। देन खाना कहाँ गया, फूड पाइप में, फूड पाइप से कहाँ आया, स्टमक में, स्टमक में किसका डाइजेशन हुआ, प्रोटीन का 90% किस में, पेप्टोन्स में, ठीक है। उसके बाद कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट, 3, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम से कौन कौन सा कनेक्ट था, पहला लीवर, दूसरा पैनक्रियास, और लीवर से क्या बन रहा था, बाइल जूस। बाइल जूस ने क्या किया, 95% लिपिड्स को फैटी एसिड में कन्वर्ट किया। अब पैनक्रियास से क्या निकलेगा, पैनक्रियाटिक जूस। कितने एंजाइम, 3 एंजाइम। पहले क्या किया, पहले एंजाइम ने, अमाइलेज ने, पहले इसको कंप्लीट करेगा 100%, देन इसको 100% किसकी फॉर्म में, ग्लाइकोजन। फिर इसका 10% कंप्लीट करेगा, देन इसको 100% में, यहाँ कौन सा, तो ट्रिप्सिन। फिर लाइपेज, इसका 5%, देन 100%। ये कहाँ हो रहा था, ड्यूडेनम वाले पार्ट में। देन फूड कहाँ जाता है, जेजुनम में। जेजुनम में कुछ नहीं होता, वो किसको ट्रांसफर करता है, इलियम को। इलियम में फूड एब्जॉर्ब होता है। इलियम में क्या होती हैं, तो विलाय होती हैं। विलाय में फूड स्टोर होता है। देन खाना कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन, कितने पार्ट, 3, सिक्कम, कोलोन, रेक्टम। सिक्कम में क्या होता है, अपेंडिक्स। कोलोन में क्या होता है, बैक्टीरिया। रेक्टम में क्या होता है, वेस्ट फूड स्टोर होता है। देवाशीष झारखंड पूछ रहे हैं मैम कोलोन का शेप क्या होता है अल्फाबेट में, तो यू आकार का होता है देखा जाए तो। वैसे यू भी और सी, थोड़ा सा सी भी बोल सकते हैं उसको। ये आपका पाचन तंत्र। कैसे क्वेश्चन आएंगे, बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी, लार्ज की कितनी, स्मॉल के कितने पार्ट, लार्ज के कितने पार्ट, स्मॉल में कहाँ फूड स्टोर होता है, कहाँ डाइजेशन होता है, ये सब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका पाचन तंत्र कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अखिल यादव आपका नाम आ रहा है, जब आपने कमेंट किया तो ऊपर अखिल यादव ही आ रहा है। वेस्ट फूड में पीलापन किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है, यूरोक्रोम, ठीक है। प्लीज मैम से विच इज द लॉन्गेस्ट। हाँ मैं बता देती हूँ, जो जेजुनम होता है वो लॉन्गेस्ट होता है, जो इलियम होता है वो स्मॉलेस्ट होता है। प्रमोद जी बता चुकी हूँ, ठीक है। अच्छा जी होता है ना, जी शेप में, वो तो आपका ये होता है कोलोन वाला पार्ट। और आप जिसकी बात कर रहे हैं ना यू वाला जेजुनम वाला होता है, जेजुनम वाला। यू, एक यू बनेगा तो ड्यूडेनम, पूरा 3-4 यू बनेंगे तो जेजुनम। रोहित जी कह रहे हैं थैंक यू मैम फॉर दिस सेशन। मेरा नाम आ रहा है, ब्रिजेंद्र कुमार आपका नाम आ रहा है। मनोज की कह रहे हैं मेरा एमसीक्यू, मैम एमसीक्यूज करवा दो। हाँ एमसीक्यूज करवा दूंगी, एमसीक्यूज करवा दूंगी। हाँ, विलाई से फूड ब्लड कैपिलरी के थ्रू आपका ब्लड में स्टोर, ब्लड में जम जाता है का क्या, ग्लाइकोजन। देन वो लीवर के पास ट्रांसफर कर देता है ब्लड, ठीक है। अब बताइए कुछ डाउट हो तो। ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आपका पाचन तंत्र। लीवर में एब्जॉर्ब ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है, फिर वापिस आता है किसकी फॉर्म में, पाइलोरिक। क्या होता है मैं बता देती हूँ शैलेंद्र जी। जो पाइलोरिक होता है, जो स्टमक और जो स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, आपका ये स्टमक, बता देती हूँ मैं कोई बात नहीं, ऐसे आपका स्टमक होता है, स्टमक से ऐसे आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है ऐसे। तो स्टमक जहाँ खत्म होता है और जो स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है उसके बीच में ऐसे वॉल्व बना होता है, ऐसे छोटा सा दरवाजा बना होता है। जो फूड आएगा तो खुल जाएगा, फूड नहीं आएगा तो बंद हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं पाइलोरिक वॉल्व, पाइलोरिक वॉल्व। और इस वॉल्व के अंदर जब एयर चली जाती है तो आपको डकार भी आती है, तो आपको डकार भी आती हैं। सागर जी कह रहे हैं आप जैसे टीचर्स की बहुत नीड है इंडिया में, फिर भी बच्चों को समझ में नहीं आता। सागर जी समझाओ आप इनको। वेस्ट फूड में मैम
कल की क्लास का टाइमिंग, दही में वसा पाया, दही में वसा नहीं होता है, दही लैक्टिक एसिड होता है, एसिड होता है दही में। दही में नहीं होता है, मक्खन में वसा होता है, स्टेरॉइड होते हैं। मैम बिलीवर्डिन का वर्क क्या होता है? बिलीवर्डिन सिर्फ ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, वो बाइल जूस को ग्रीन कलर देता है, ठीक है। मैम ब्लड बैंक क्या होता है बॉडी में? स्प्लीन, स्प्लीन को बोलते हैं मैम ब्लड बैंक। दीक्षा मैम ब्लड बैंक स्प्लीन को बोलते हैं क्योंकि वहां पर आरबीसी स्टोर होती हैं, इसलिए। मैम फंक्शन ऑफ लीवर, देवोजीत जी जब मैं विटामिन वाला चैप्टर करवाऊंगी वहां पर मैं सारे आपको फंक्शन करवाऊंगी लीवर के पूरे के पूरे, पूरे के पूरे। मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, पवन कुमार चतुर्वेदी जी बोलते हैं, साबिर जी बोल रहे हैं मैम आप बहुत अच्छे हैं, एक बार मेरा नाम ले लें। ब्रजेश कुमार जी मैंने आपका नाम ले लिया है, मेरा गला बहुत ख़राब हो रखा है, ऊपर से आप लोग गुस्सा भी दिला देते हो यार, ऐसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए ना, फालतू के कमेंट नहीं। मुझे पता है मेरे इस बैच में इतने सारे एडमिशन है, बहुत हज़ारों में एडमिशन है, तो इसमें से मुझे पता है 8-10 तो ऐसे ही, 8-10 नहीं तो कम से कम 100-150 तो ऐसे ही होंगे, तो मुझे पता है उनको मुझे कैसे ट्रीट करना है ना। What is the basic unit which human spare parts can be created? मैम एक क्वेश्चन आंसर समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन तो मुझे भी समझ में नहीं आया, क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, आप इसका आंसर दोगे तो हम कुछ बता भी पाते हैं, ऑप्शन दो मुझे तो मैं कुछ बता भी दूंगी। ब्लड में ग्लूकोज किसे नियंत्रित करता है? ब्लड में ग्लूकोज नहीं है, अभिषेक कुमार जी आपका क्वेश्चन गलत हो गया। ब्लड में ग्लूकोज को कौन रेगुलेट करता है? इंसुलिन, दैट इज इंसुलिन हार्मोन, दैट इज सिक्रेटेड बाय पैनक्रियास। मैम कल क्लास है, कल जहां तक मुझे लगता है कल क्लास नहीं होगी, 99% कल क्लास नहीं होगी क्योंकि मेरा एक्चुअली थोड़ा गला खराब हो रखा है, 3-4 दिन से मेरी तबीयत बहुत खराब चल रही है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा मैं आराम कर लूँ कल ताकि फिर अगले वीक में, कमिंग वीक में ऐसा ना हो ना। प्रमोद जी कह रहे हैं आई एम फ्रॉम बैंगलोर, नो बडी हैज टोट मी लाइक दिस, यू आर माई सेकेंड मदर। अरे नहीं प्रमोद जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस काइंड हार्टेड वर्ड्स, बहुत अच्छे लगे हमें आपके लाइन, थैंक यू सो मच। और आप प्रमोद जी हैं भी पढ़ने वाले बच्चे, आपके क्वेश्चन हमेशा जेन्युइन होते हैं, और जो जेन्युइन क्वेश्चन करेगा मुझसे उसकी रेस्पेक्ट है हमेशा मेरी नज़र में। मैम स्प्लीन क्या होती है? देवोजी जी सब बताएंगे, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, स्प्लीन भी पढ़ाएंगे हम आपको, जब ब्लड पढ़ाएंगे तो स्प्लीन भी पढ़ाएंगे, चिंता मत करो। आज मेरा फर्स्ट क्लास है, तो कैसा लगा आपको ब्रजेश जी फर्स्ट क्लास? डाइजेस्टिव सिस्टम की पीडीएफ हिंदी में क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है यार, ऐसा तो नहीं है, मैंने देखी थी अच्छी खासी क्लियर है। मैम आपने बायो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बना दिया। दीक्षा मैम अभी तो बहुत इंटरेस्टिंग होएगा, अभी तो 2 ही चैप्टर पढ़े हैं आपने, है ना। मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, वर्ल्ड लेवल का। सोनू यादव जी आपको अच्छा लगा हमारा पढ़ाया हुआ, बहुत अच्छी बात है। स्टेम सेल्स क्या होती हैं? स्टेम सेल्स वो सेल्स जो आपके ऑटोसोम क्रोमोसोम्स को रीजनरेट करने का काम करती हैं, स्टेम सेल्स। आगे पढ़ाएंगे हम आपको स्टेम सेल्स। अच्छा ऑप्शन में स्टेम सेल्स था, हाँ सही है सही है सही, फिर मैं समझ गई, समझाऊंगी आगे स्टेम सेल्स क्या होती है, सोमेटिक सेल्स क्या होती है, सब पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट क्या करें? आज मेरा फर्स्ट क्लास है मैम, यू आर बेस्ट। देवोजी जी थैंक यू सो मच। मैम अभी अमिताभ को लीवर में कौन सा रोग हुआ है? लीवर सिरोसिस, फैटी लीवर है उनका, फैटी लीवर है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा जम गया उनका लीवर के बाहर। चंद सबोता कह रहे वेरी नाइस वे ऑफ टीचिंग, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। एक बार देख लेना मैम। मनोज सक्रिया जी मैं देख लूँगी, क्वेश्चन समझ में नहीं आया था आपका। और यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ वर्ल्ड, नहीं ऐसा नहीं है बेटा। मैम कल का शेड्यूल लिखा दो। मोहम्मद शाहिद जी कल जहाँ तक क्लास ऑफ ही रहेगी, कल क्लास ऑफ ही रहेगी, मेरा गला खराब है, रवि सर अभी आउट ऑफ स्टेशन है, तो कल की क्लास ऑफ रहेगी, है ना। कोई बात नहीं, परसों वापस पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगले संडे डाउट लूंगी मैं आपके। अभी तो कुछ ऐसा पढ़ाया ही नहीं जिसमें आपको डाउट हो जाए, अभी 4-5 चैप्टर तो कंप्लीट होने दो, फिर हम डाउट पढ़ाएंगे। मंडे में केमिस्ट्री लूंगी, केमिस्ट्री की क्लास लगाएंगे मंडे, है ना। चलो फिर वीडियो नहीं चल पा रही, कुणाल जी क्या वीडियो कैसे नहीं चल पा रही? वीडियो नहीं चल पाती तो इतने सारे बच्चे कैसे देख पाते? मैम आपने बायो को बहुत इजी सब्जेक्ट बना दिया। RS जी कह रहे हम आपने बताया था कि इंदिरा गांधी को नेगेटिव ब्लड नहीं मिला था, क्यों? अरे इंदिरा गांधी को नेगेटिव चाहिए था, और नेगेटिव बहुत रेयर ब्लड ग्रुप होता है, चलो 4% लोगों का होता है, तो नहीं मिला तो नहीं मिला, इसमें क्या हो गया? आपके पढ़ाने से मुझे भी हेपेटाइट कैसे, हेपेटाइटिस बताएंगे आगे, बताएंगे कैसे होता है, डिजीज बताएंगे। हेपेटाइटिस 4 टाइप का होता है, ABCD। हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया? एंटोनी ल्यूवेनहॉक। मैम सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होते हैं? 2 अलग अलग जीव एक साथ रह रहे होते, एक दूसरे को
बेनिफिट पहुंचा रहे होते हैं उनको सिम्बायोटिक बोलते हैं। मैम आप इतना एक्स्ट्रा पढ़ाती हो कि मैं इंजीनियर से डॉक्टर बना दोगी। अरे नहीं, आप इंजीनियर ही रही है। इस इंडिया में अच्छे इंजीनियर की कमी बहुत ज़्यादा है ना। अच्छे इंजीनियर्स कहाँ हैं अभी इंडिया में। मैम पीडीएफ अपलोड करने से पहले पीडीएफ फाइल की क्वालिटी देख लीजिए। ओहो, राहुल जी ने बहुत अच्छा सजेशन दिया, अगली बार हम यही करेंगे, देख लीजिएंगे। ठीक है, चलो। बायोलॉजी से लव हो गया है। अरे वाह, बहुत बढ़िया सोनू जी। कोलेस्ट्रॉल किस ग्लैंड से इफेक्ट ज़्यादा करती है? कोलेस्ट्रॉल पूरे ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है, एक को नहीं करता है, सबको। ठीक है, चलो फिर हम मिलें अगली क्लास में। आज के लिए इतना बहुत है, क्योंकि आज हमारा थोड़ा सा, मोहम्मद शाहिद जी कह रहे हैं मैम यू आर द बेस्ट टीचर इन माई स्टडी लाइफ। थैंक यू सो मच मोहम्मद शाहिद जी, आपको अगर हमारा हुआ समझाया हुआ समझ में आता है तो। अब मेरा थोड़ा सा वोकल कॉर्ड्स में बहुत दर्द हो रहा है, गला बहुत ख़राब हो चुका है, तो अब हम मिले अगली क्लास में। हाँ, मैं पानी पीऊँगी अभी धर्मपाल जी, पानी नहीं, अभी मुझे थोड़ी एनर्जी की वीकनेस की भी कमी लग रही है, मुझे ग्लूकोज की बोतल चढ़ानी पड़ेगी। पिछले कुछ दिनों में मैंने बहुत ज़्यादा क्लासेस ली हैं, तो बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है मुझे 1 वीक से। चलो अब मिले। सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है? सेलुलर रेस्पिरेशन तो मैम सर वो तो बैक्टीरियाज में होता है, बैक्टीरियाज में होता है। मैम जो जुड़वा बच्चे हैं उनका जेंडर सेम होता है, जैसे कैसे? अरे बताएंगे। जुड़वा 2 टाइप के होते हैं, होमोजाइगोटिक जिनकी शक्ल एक जैसी होती है और एक टाइम पे जन्म होता है। एक होता है हेटेरोजाइगोटिक, एक टाइम पे जन्म हो रहा है बट दोनों की शक्ल नहीं मिल रही होती है आपस में। सब पढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ चलो, टेक केयर, ड्रिंक हॉट वाटर। हाँ प्रमोद जी, थोड़ा गर्म पानी ही पीना पड़ेगा हमें। ग्राना सेल्स क्या होती हैं? ग्राना सेल्स तो आपके उसमें होती हैं लीफ में, वो प्लांट की बात है। ग्राना और स्ट्रोमा 2 सेल्स होती हैं। मैम जीएस और इस बैच की साइंस में क्या डिफरेंस होगा? भास्कर जी आप पढ़िए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगेगा आपको। चलो, हम फेलिप पर लाइव क्लास ले रहा हूँ। मैम हम फेलिप कहाँ से, मैं समझी नहीं। हम पहली बार लाइव क्लास ले रहा हूँ। ओके राहुल जी, ओके ठीक है। आई एम टीचर। अरे टीचर कौन है? धर्मपाल जी आप टीचर भी हैं, तो आपने फिर बैच क्यों परचेज कर रखा है? हमें अजीब लग रहा है ना सुनने में। Who discovered mitochondria? Altman discovered mitochondria, but the word mitochondria was given by Benda. CV बेंडा ने दिया था नाम। पेट में गैस कैसे बनती है? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ाएंगे कैसे बनती है गैस, कैसे आते हैं हिचकी, कैसे आती है डकार, सब पढ़ाएंगे। चलो अब मिलेंगे अगली क्लास में। कल क्लास नहीं होगी तो मैनेजमेंट को फ़ोन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई क्लास होगी नहीं होगी, ठीक है ना। वेबसाइट पे डल जाएगा वहाँ पर कि आपकी कल क्लास नहीं होगी। चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। हाँ आप अपना ख्याल रखिए, मैं भी अपना ख्याल रखूंगी, आप भी अपना ख्याल रखिए, ठीक है। मिलेंगे मंडे को, मंडे क्लास होगी, शायद मैं लूंगी तो केमिस्ट्री की, अदरवाइज फिजिक्स की क्लास होगी, ठीक है। क्योंकि बायो के 2 चैप्टर हो गए, अब केमिस्ट्री के 2 चैप्टर करवाऊंगी। एक तो केमिस्ट्री का एसिड बेस सेल कंप्लीट करवाऊंगी, फिर दूसरा चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड स्टार्ट करवाऊंगी मंडे को, ठीक है। एक्सोक्राइन में कितनी है? 7 है, वैसे मेन तो 6 होती है, एक और भी होती है, साइज सब बताएंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं अब अगली क्लास में। बहुत हो गया अब बातें, है ना, कब से मैं बोल रही हूँ। अब मेरी वोकल कॉर्ड्स में बहुत पेन होने लग गया, मेरे से बोला नहीं जा रहा है। अब मिलेंगे अगली क्लास में। गुड नाइट, टेक केयर, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। चलो बाय बाय बाय।